नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता आप सुन रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। मैं हूं मेघनाद। इस हफ्ते का संचालन मैं करने वाला हूं। अतुल सर को थोड़ा सा इमरजेंसी हो गया है, पर्सनल इमरजेंसी की वजह से वो इस हफ्ते हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं संचालन करने वाला हूं। और इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ रही है आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट पीपल, सबा नकवी। हाय सबा। हाय हाय मेघनाथ। हाँ थैंक हमको यू। बहुत बहुत बातें करने के लिए तो बहुत है। अरे आपने इस बार अर्नब गोस्वामी की बात आपने नहीं अरे की चर्चा सबा, में। तुमने मेरा क्वेश्चन एंटिसिपेट ही कर लिया। मतलब मैं वही पूछने वाला था आपसे कि सबा अर्नब कहाँ गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, इतने दिनों से आप बता ही नहीं रहे। अर्नब को मैं मस्त तेल में तल के खा गया। और वो जो आपने आवाज सुनी वो हमारे स्तंभकार सह संपादक सर संपादक सह शार्दुल संपादक सह हमारे साथी शार्दुल की। हेलो, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो इस बार की चर्चा में हम तीन ही हैं और हमारे पास काफी इश्यूज हैं बात करने के लिए। पर सबा, आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने ना पिछले या पिछले के पिछले हफ्ते एक ट्रेंड देखा था, अर्नब इज बैक करके हो रहा था। ओके। तो मैंने सोचा अच्छा अर्नब गोस्वामी वापस आ रहे। आई थिंक वो लोग अर्नब वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के पहले से ही गायब है, मतलब टीवी पे नहीं आ रहे। नहीं, रिजल्ट डे पे नहीं थे वो। नहीं थे। दैट्स द थिंग। सो वो अर्नब इज बैक आया तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो टिकर भी चल रहा था रिपब्लिक पे कि अर्नब इज बैक, बट वो उस रात आए ही नहीं। तो मैंने अच्छा। बोला यार ये क्या, मतलब खुद के चैनल को ही डिच कर दिया इन्होंने, तो क्या हो गया यार। तो सोच रहे। और एक बड़ी खबर आई थी अभी पिछले हफ्ते, हमने एक रिपोर्ट भी की है इस पर। आई थिंक सभा मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। हाँ। स्निग्धेंदु हमारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, उन्होंने की थी कि वहां पे बंगाल में उनके एक रिपोर्टर ने किसी को किडनैप कर लिया। हाँ 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 यस। वो एक छोटा सा मैं ही हेडलाइन पहले जोड़ देता हूँ कि किसी को पता नहीं होगा तो बंगाल में रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर है, उन्होंने एक सीबीआई ऑफिसर को इम्पर्सनेट किया, गाड़ी यूज की रिपब्लिक चैनल की, और एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया और 15 लाख रुपए का रैंसम मांगा था। हाँ बिल्कुल। तो वो एक स्टोरी थी। और चैनल ने एक, अर्नब तो आए नहीं, लेकिन चैनल ने एक स्टेटमेंट करके अपने आप को उससे दूर कर दिया और कहा कि ये ट्रेनी थे और ये कंफर्म्ड एम्प्लॉय नहीं थे। हाँ, अडॉक एम्प्लॉय थे या ट्रेनी एम्प्लॉय थे, समथिंग लाइक दैट। हाँ। लेकिन अर्नब की मैं ये बात एक बात ऑब्जर्व कर दूं कि हमें इतना वक्त लगा नोटिस करने में कि अर्नब है कहाँ। हाँ मतलब ये आश्चर्य की बात है मेरे लिए। अब मैंने नोटिस किया नहीं, किसी ने और ने मुझे पूछा कि सबा, और मुझे इस तरह की चीजों की जानकारी वो उम्मीद रखती हैं, उन्होंने एक पूछा कि अर्नब है कहाँ। तो मैंने कहा हाँ क्यों, क्या हो गया, कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत दिन से है नहीं। तो वो वॉच भी नहीं करती हैं, वो नफरत करती हैं उनसे। लेकिन हाँ। उन्होंने कहा, उनसे लोगों ने सवाल पूछा कि अर्नब गोस्वामी गायब। तो फिर मैंने कहा एक ये ऐसा दौर है कि लोग नोटिस नहीं कर रहे कि अर्नब गोस्वामी गायब है इतने दिनों से। लास्ट साइटिंग उनकी कैलकाटा में ही हुई थी आई थिंक, उनके मतलब खबर आ रही थी कि वहां पर थे कहीं पे। पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं शार्दुल से कहूंगा कि हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं। हेडलाइंस पढ़िए शार्दुल जी। तो इस हफ्ते काफी सारी चीजें हुई, उनमें से मुख्य पहला कि कोविड के कल 1,86,364 नए मामले भारत में आए और करीब 3,660 के करीब लोग कल के दिन गुजर गए कोविड से। और ये पूरा आंकड़ा बढ़कर 2,75,55,457 मरीज हो गया है। हम 3 करोड़ के बहुत पास आ गए हैं और अभी भी स्थिति खराब है। और ये अभी भी वैसे डिस्प्यूटेड फिगर, अंडर काउंटिंग हो रही है ना। हाँ, वो तो अब निहित है, ये बात तो अब अंडरस्टूड है, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। इसके अलावा इस साल फिर से चक्रवात तूफानों ने हमें परेशान किया है। उड़ीसा में 3 लोग मरे और एक पश्चिम बंगाल में साइक्लोन यास आया, बुधवार को उसने पश्चिमी तट को हिट किया था और सरकार ने 9 लाख लोगों को हटाया है पश्चिम बंगाल से, जिससे कि जान की नुकसान ना हो।
उड़ीसा में 1 लाख लोगों को विस्थापित किया गया उनकी जान बचाने के लिए, और उड़ीसा ने फिर से अच्छा परफॉर्म किया है। उड़ीसा बार बार ये प्रूव कर रहा है कि सिस्टम आप ठीक से करें तो वो ऑटोमेटेड जैसा हो जाता है और आप जान माल की बहुत हानि बचा सकते हैं। इसके बाद IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उत्तराखंड यूनिट ने बाबा रामदेव पर डेफेमेशन नोटिस किया है, क्योंकि उन्होंने जो मॉडर्न मेडिसिन पर जो टिप्पणियां की वो किसी को भी अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि रामदेव के ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लगने चाहिए। तो ये सेडिशन फ्लेवर ऑफ द मंथ बन गया है सभी के लिए। हाँ, मतलब कुछ भी हो जाए तो सेडिशन लगा दो। हाँ, बस सब देशद्रोही। एनीवे, तहलका के फाउंडिंग एडिटर तरुण तेजपाल, जो काफी समय से जिनके ऊपर मामला चल रहा था, उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। 2013 में अपनी एक सहकर्मी पर उनके बलात्कार के प्रयास का मामला था, गोवा में चल रहा था। लक्षद्वीप की बात करेंगे, पर उससे पहले मैं और हेडलाइन दे देता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया, मतलब ये वो अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत की टोटल कोविड की संख्या अगर हमने समझा कि बहुत ठीक रही तो दुगनी, लेकिन अगर देखा जाए जो हालात हैं तो जितनी हमें बताई जा रही है उससे 14 गुनी तक हो सकती है, जो बहुत डराने वाली फिगर है। भारत की सरकार और कुछ एस्टिमेट्स, भाई उनके एस्टिमेट्स कह रहे कितने 20 लाख लोग से ज्यादा ना मरे इसकी वजह से, 14 टाइम्स। तो जो आपकी करंट फिगर है उसका आप 14 गुना करिए, यानी मैंने अभी अगर बताई 2,75,00,000, तो दैट्स इनटू 14, एंड सेम गोज विद द डेथ्स, वही मृत्यु के साथ है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, और इस पे मैं चाह रहा था कि एक छोटी छोटी टिप्पणी अगर आप दोनों कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उमर खालिद ने चिट्ठी लिखी थी कि उन्हें जेल में कोविड होने का और जान का खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड की वजह से मरने का डर जमानत का कारण नहीं बन सकता, और हमें इस केस की हिस्ट्री पता है, हमने पहले इनफैक्ट डिस्कस भी करी है, और इत्तेफाक से सभा भी एक बार तब थी, ये पिछले साल की बात है। तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे कि ये आपको जमानत दिए जाने का कारण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है। तो ये मेन हेडलाइंस थी। इसके अलावा सभा, इस पर आपका क्या कहना होगा? क्या उमर खालिद को कोविड है? उमर ने चिट्ठी लिखी थी कि जेल में, क्योंकि हालात कैसे हैं सभी को पता है, और उन्हें कोविड होने का खतरा है, तो उन्हें अगर हो सके जमानत दी जाए। तो इलाहाबाद, मुझे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा एग्जैक्टली? उन्होंने कहा था कि ये बेल के लिए वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे एक्सेप्ट किया है। मेरे राय में तो उमर खालिद को जेल में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये अलग बात है कि ये टेक्निकली कि कोई भी बीमारी हो जाए जेल में, ये लॉजिकली नहीं हो सकता ना, मुझे लग रहा है। हाँ, मतलब पहले तो वो आई थिंक पिछले साल या अभी रिसेंटली कुछ पिछले साल ही कुछ एक्टिविस्ट जो जेल में है, उन्होंने भी तो कंप्लेंट किया था कि उनको मतलब बीमारी है या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उनको भी काफी मतलब बेल की मांग की थी उनके लिए। यहाँ पर आई थिंक एक उन्होंने सेंटेंस भी बोला था वो लेटर में कि आई हैव नॉट स्पेंट अ डे और नाइट इन माय सेल विदाउट एक्सट्रीम एंजाइटी। तो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि कोविड का डर, क्या ये एक बेल का, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों मैंने इसे उठाया। मैंने मेघनाथ से पहले कहा था कि हम पर्यावरण की बात करेंगे, पर ये जरूरी क्यों है। अगर मेघनाथ को अच्छे से याद होगा, हमने एक रिपोर्ट की थी न्यूज लॉन्ड्री पर के और जगह भी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक ये महामारी है तो जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं या जिनकी सजा काफी लंबी है, उन सबको जमानत दे दी जाए, जिससे कोविड का खतरा जेल स्टाफ और कैदियों सब पे पड़े, महामारी ना फैले। अच्छा। अगर आपको याद है या नहीं याद मुझे मालूम नहीं, बट ये पिछले साल हुआ था। तो मुझे याद है हमने रिपोर्ट की थी, लेकिन ये सिलेक्टिव क्यों है ये मेरी समझ के बाहर है, ये रिपोर्ट बताती नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहीं। जब आप जब ये कह रहे हैं शार्दुल, तो फिर मेरी राय इमीडिएटली ये होगी कि जो लोग डेंजरस क्रिमिनल्स नहीं हैं, जो मर्डरर्स, कन्विक्टेड रेपिस्ट, उस तरह के लोग, जी अगर वो नहीं है तो केस, तो जितने भी लोगों को जमानत मिले तो वो ज्यादा सही रहेगा। और उमर खालिद एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट, बिल्कुल पॉलिटिकल प्रिजनर है, और यही है। तो ऐसे लोगों को अगर ऐसी एक जेल ने एक राय दी है, एक कोर्ट ने, तो मुझे लगता है कि उमर खालिद इज डेफिनेटली कैन अप्लाई देम।
मैं बता देता हूँ, ये राय नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था पिछले साल का। ऑर्डर था, अच्छा अच्छा। हाँ, और उन्होंने छोड़ा भी था बहुत से लोगों को। बसंत ने रिपोर्ट करी थी, लोग पैदल अपने घरों को जा रहे थे क्योंकि तिहाड़ जेल से उन्हें ऐसे ही चलता कर दिया गया था, तो लोग जा रहे थे। एनीवे, तो मेघनाद आप आगे बढ़ाते हैं। जी 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 बिल्कुल। सबा आपको कुछ कहना था? सॉरी। नहीं, और वो सारे जो भीमा कोरेगांव में जो पकड़े हुए हैं, बिल्कुल। वो फिर सेम पॉलिटिकल, ये सब पॉलिटिकल केसेस हैं। ये लोग सब सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, शख्स हैं, ये सोशल चेंज लाना चाहते हैं, उस तरह के लोग हैं सब। बिल्कुल। आखिरी हेडलाइन रह गई थी जिसपे हमें डिस्कशन करना था, सॉरी मैं पीछे बोल पड़ा। हाँ प्लीज। वो ये कि लक्षद्वीप में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वहां पे कोट अनकोट नए रिफॉर्म लाए गए हैं वहां के नए एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल के द्वारा। मैं नाम से कंफ्यूज हो गया था, आप मत होइएगा, ये दूसरे प्रफुल्ल पटेल हैं, और इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा भी करें। जी, मैं इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं हमारे श्रोताओं को, फिर हम सभा से बात करेंगे। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जिनका नाम बार बार आ रहा है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बोलूंगा मैं इनको। ये नरेंद्र मोदी जी के काफी खास थे। जब अमित शाह जेल में थे सोहराबुद्दीन केस को लेकर, तब ये होम मिनिस्ट्री चला रहे थे, और अमित शाह के पास जो 10 पोर्टफोलियो थे उसमें से 8 पोर्टफोलियो इनको दे दिए गए थे। और फिर अभी फिलहाल जो हमने देखा है कि उनको दमन दीव का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। अब लक्षद्वीप का एडिशनल चार्ज उनको पिछले साल दिसंबर में मिला है। और इन पे ये आरोप लग रहा है कि जब से वो उन्होंने संभाला है जो एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट है, तो उन्होंने कुछ 4 लॉज लाए हैं, जो मैं जल्दी से एक एक करके बोल देता हूं। कि एक तो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन ड्राफ्ट जो है वो लाया है, जिसके अंडर वो लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं और आप उसका ऑपोजिशन नहीं कर सकते, सिंपली पुट। दूसरा है लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, जिसमें बीफ बैन कर दिया गया है। और मैं ये श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये आइलैंड पे 70,000 के करीब लोग रहते हैं, और 90% से ज्यादा लोग जो यहाँ पर है वो मलयाली मुस्लिम्स हैं, तो वहां पर ही बीफ बैन कर दिया है। और एक और लॉ जो लाया है वो लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, जो जिसको गुंडा एक्ट बोला जाता है। इसके अंडर लोगों को 1 साल डिटेन करने का प्रोविजन दिया है विदाउट एनी कॉज। और इसके अंडर सीए एनआरसी के अगेंस्ट जो विरोध कर रहे थे उनको भी अंदर डाला गया था। और चौथा जो एक लॉ लाया गया है वो लक्षद्वीप पंचायत स्टाफ रूल्स में अमेंडमेंट किया गया है, जिसके मुताबिक अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप ग्राम पंचायत में कंटिन्यू नहीं कर सकते और कंटेस्ट भी नहीं कर सकते। तो ये 4 लॉज एक थोड़े से स्वीपिंग लॉज लाए हैं उन्होंने पिछले 5 महीनों में। और एक और उनपे क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कोविड मिसमैनेजमेंट का। लक्षद्वीप एक ऐसी जगह थी अभी जनवरी तक जहां पर एक भी केस नहीं था। इंडिया में एक अकेली जगह थी जहां पर एक भी केस नहीं था। पर जब से प्रफुल्ल खोड़ा पटेल आए हैं उन्होंने लॉकडाउन रूल्स थोड़े से रिलैक्स कर दिए हैं। पहले कोई भी आइलैंड पे आने वाला या वापस जाने वाले आदमी को 7 दिन का क्वारंटीन करना था गवर्नमेंट फैसिलिटी में, उन्होंने वो हटा दिया है। अब एक आरटीपीसीआर टेस्ट से ही आप जा सकते हैं वहां पे, और उसकी वजह से 0 केसेस से अब केसेस 7,000 से ज्यादा हो गए, मतलब 10% पॉपुलेशन सीधा। 66,000 आई थिंक पूरी जनसंख्या है वहां की। हाँ भाई, मतलब अगर आप टूरिज्म और ये काउंट करें, यातायात काउंट करें, तो 70,000 के आसपास ऐसे बोलते हैं कि एस्टिमेटेड लोग वहां पे मिल जाते हैं। 36 आइलैंड्स है और 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स है। तो वो 10 आइलैंड्स में 70,000 के करीब लोग रहते हैं, और आप सोचिए 7,000 लोग अब इन्फेक्ट हो गए और कुछ 30 के करीब लोगों की मौत भी हो गई है। बाप रे। अच्छा सबा, इसके बारे में आपकी पहले राय चाहूंगा। मेघनाद, एक बात बताइए, मैंने पढ़ा था कि कुछ अल्कोहल का भी कुछ रूल्स बदले थे, वो क्या है, डिटेल बताइए। हाँ, तो एक और ये इन्होंने बेसिकली मतलब रिलैक्सेशन ही किया था। पहले ये आइलैंड पे एक ही जगह पे बांगाराम करके एक आइलैंड था जो कि अनइनहैबिटेड था, पर लोग वहां पे जाकर एसेंशियली अल्कोहल खरीदते थे। वहां पर एक ही जगह पे वो अवेलेबल था, और काफी रिस्ट्रिक्शंस थे अल्कोहल कहाँ पर सप्लाई होता है, कैसे होता है, तो रिसोर्ट्स में अवेलेबल था, सिलेक्टेड रिसोर्ट्स में। तो अभी उन्होंने उसको रिलैक्स कर दिया है,
और अभी बोल रहे हैं कि टूरिज्म पर्पसेस के लिए उन्होंने लिकर लॉज को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है। और एक और ये मजे की बात है, आई थिंक सबा आपको इसकी आयरनी समझेगी कि गुजरात से आया हुआ एक आदमी आइलैंड पे जाके अभी लिकर रिलैक्सेशन कर रहा है। I know, तो ये पहले जो एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस थे ये कल्चरल रीजंस के लिए थे। तो एक उन पे आरोप लगा रहे कि आप हमारे कल्चर को और इंडिजिनस कल्चर को थोड़ा सा और बीफ बैन वहां लागू करने वाले हैं। बिल्कुल। तो इसमें मजे की बात यह है कि केरला में, जहां मैं कई बार जा चुकी हूँ, वहां तो जैसे आप लैंड करते हैं, इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट में सब वेजिटेरियन हो गया है। वहां पे जैसे आप लैंड करते हैं तो लोग मिलेंगे, कहेंगे चलिए पुलाव बिरयानी खाते हैं, सब बीफ में पका हुआ है। तो केरला में तो बैन है नहीं। तो ये देखिए सबसे सीरियस मुद्दा होगा मेरे हिसाब से, मैं जानती नहीं हूँ और वहां से कितनी रिपोर्टिंग हुई है मुझे ये भी हम लोग बस जो पढ़ते हैं वो ही जानते हैं कि सबसे सीरियस मुद्दा होगा लैंड एक्विजिशन कि, और क्लियरली ये एक गुजराती हिंदुत्व पॉलिटिशियन है। ये अपनी सोच इस बिल्कुल प्रिस्टीन इलाके में, जहां इस तरह की ना तो सोच, ना तो पॉलिटिक्स, ना तो इस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, लक्षद्वीप को काफी प्रोटेक्ट किया गया है। और जहां तक मैं जानती हूँ कि उस तरह का ओपन टूरिज्म डिस्करेज है ना वहाँ। क्या ये सब बदलना चाह रहे हैं? वहां पर एक्चुअली आपको परमिट लगता है जाने के लिए। तो ऐसे नहीं है कि आपने ये सब रूल्स ला लिए तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आ जाएगा टूरिज्म का, क्योंकि वो आइलैंड में ऑब्वियसली लिमिटेड स्पेस है और आप ऐसे बहुत सारे भर के लोग तो वहां पे आ नहीं सकते और ला भी नहीं सकते। तो वहां पर एक परमिट की जरूरत होती है। परमिट इजीली मिल जाता है वैसे, पर फिर भी कैपेसिटी को देख के मिलता है। कैपेसिटी को देख नहीं, सबसे पहली ये तो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मलयालम स्पीकिंग, उनकी जो भी इंडिजिनस लैंग्वेज भी है, लेकिन क्लोजेस्ट लिंक जहां तक हम समझ सकते हैं वो केरला से लिंक्ड है। मलयालम केरला से, मापिला जो भी है केरला से लिंक्ड है। उस बीच में आप बीफ बैन कर रहे हैं, जब वो ही केरला के सब लोग खाते हैं, वहां तो सब खाते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, और बैन कर रहे हैं। और ये जो आपने कोविड, ये वैसे मेरे अटेंशन में आया ही नहीं था कि कोविड का इस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ है। ये बहुत सीरियस अजीब सिचुएशन हो रहा है। मेघनाथ, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि बीफ बैन मैंने बोला, लेकिन उससे भी जरूरी कई चीजें हैं अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे हट के देखें। हाँ शार्दुल, पहले मैं सभा को थोड़ा सा मतलब बात पूरी कर ले। मैं चाह रहा था सभा इस पर भी बोल दें फिर। हाँ बिल्कुल। है क्या कि जो ये इन्होंने कानून लाए हैं ना, उसमें दो बेसिक चीजें हैं कि आपको बिना जानकारी के लिए, जैसे बोला, 1 साल तक हिरासत में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप LDAR को पढ़ेंगे ना, तो ये एक तरफा कानून है। ये कहता है कि सरकार जब चाहे, जिस भी चाहे प्रॉपर्टी हो या लैंड हो, उसकी ओनरशिप बदल सकती है। सीधे किसी लक्षद्वीप के नागरिक की प्रॉपर्टी में दखल देके उसको कब्जा कर सकती है। और एक बार सरकार ने कब्जा कर लिया तो उसका हक नहीं है। और जो वहां पे शिपिंग आती थी वैसी कमर्शियल, वो सारी मैंगलोर को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, जबकि इनका लिंक ज्यादा केरला वाले पोर्ट से है बिजनेस के लिए। तो ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वहां के लिए कि आप कोई भी जमीन जब मर्जी कब्जा सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही थी लैंड एक्विजिशन हमेशा लोगों के लिए, इंडिजिनस पॉपुलेशंस के लिए सबसे अहम मुद्दा होता है। तो ये बाहर से आ रहे हैं और ये इस तरह के कानून ला रहे हैं। उसके ऊपर ये बीफ और अल्कोहल, ये सब जो लोग नहीं चाहते हैं, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स, ये सब, तो ये उन लोगों को जरूर लगेगा कि ये बिल्कुल कॉलोनाइजिंग किस्म का एक्शन है लक्षद्वीप पे। ये मुझे, और ये काफी शॉकिंग, इंसेंसिटिव काइंड ऑफ, बिल्कुल उस तरह का मुझे लग रहा है ये। हमारे महराज जो साथी है, उन्होंने किसके लिए एक शब्द दिया है, हिंदुत्व कॉर्पोरेटिस्ट प्रोजेक्ट बोलते हैं इनको। बिल्कुल हाँ। मतलब एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आई थिंक जो हमने भारत में पिछले 7 साल में जो गुजरात मॉडल जिसको बोलते हैं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीसमिल देखा है पूरे भारत में जगह जगह पे, वहां पे वही ये जगह में 5 महीने में कर दिया है। तो ऐसे रैपिड एस्केलेशन दिख रहा है यहाँ पर। और एक और सब इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब यहाँ पे ही खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने स्कूल्स में अब बस वेजिटेरियन मील्स देने का आप सोचिए एक आइलैंड के लिए
ये तो बिल्कुल बेस्ड डाइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फोर्स्ड बिल्कुल कॉलोनाइजिंग प्रोजेक्ट लगता है। और जो आपने कहा कॉर्पोरेट हिंदुत्व हमेशा से ही, जो पॉलिटिकली सक्सेसफुल हिंदुत्व प्रोजेक्ट जो हम नरेंद्र मोदी अमित शाह के दौर में देख रहे हैं, वो तो बड़े बड़े पैसे पे चलता है। इतनी अमीर कोई पार्टी हुई नहीं है हिंदुस्तान के इतिहास में। तो ये कहना कि हिंदुत्व कोई स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट है और पैसा कोई अलग चीज है, ये गलत होगा। ये हमेशा पैसे पे ही चलता है, ये पैसे का ही प्रोजेक्ट है, बिग कॉर्पोरेशंस का ही प्रोजेक्ट है, लैंड एक्विजिशन का ही प्रोजेक्ट है। और लैंड एक्विजिशन इतना सीरियस मुद्दा है कि उस पर तो सरकारें, हाँ आप जो नरेंद्र मोदी सरकार की जब वो शुरू में आए थे, उनका 7th एनिवर्सरी आने वाला है मई 30 को, जब 2014 की उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी। तो वन ऑफ द अर्ली एक्ट जो वो लाए थे वो थी लैंड एक्विजिशन एक्ट। उस पर उनका नाम बना था सूट बूट वाला सरकार। उन्होंने वो एक्ट विड्रॉ किया। हालांकि ये सरकार किसी ना किसी तरीके से दूसरे लॉ के थ्रू लैंड अक्वायर कर रही है, वो सब कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन उन्होंने वो लॉ, क्योंकि उसमें एक इमेज परसेप्शन का प्रॉब्लम था। लक्षद्वीप का पॉपुलेशन छोटा है, उसकी उन लोगों की कोई इलेक्टोरल माने है नहीं, लेकिन तो ये क्लियर आइडियोलॉजिकल बुलिंग टैक्टिक्स मुझे दिख रही हैं। अब वैसे एक मैं छोटा सा इंटरप्शन करना चाहूंगा यहाँ पर। एक्चुअली सभा ने जो लैंड एक्विजिशन की बात की है, मोदी जी ने जो लॉज लाए थे, वैसे आदरणीय मोदी जी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, 7 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो जब तक ये एपिसोड आएगा तो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस। बट जो आपने लैंड एक्विजिशन की बात की सभा, तो मुझे याद है मैंने इसको बहुत क्लोजली कवर भी किया था जब वो लॉज लाए थे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखा था। वो क्या करते थे कि ऑर्डिनेंस लाते थे लैंड एक्विजिशन का, और फिर जब पार्लियामेंट बैठता था, क्योंकि हमारे रूल्स कहते हैं कि कोई भी ऑर्डिनेंस आपने इंटरसेशन पीरियड में अगर पास किया है, जो लॉ बन गया है, तो आपको पार्लियामेंट में ले करना पड़ता है। तो वो क्या करते थे कि पार्लियामेंट शुरू हो जाता था तो विड्रॉ कर लेते थे, फिर से इंटरसेशन शुरू होता था तो फिर से लाते थे, फिर पार्लियामेंट होता तो फिर, और उन्होंने ऐसे आई थिंक मैंने जो काउंट किया था 200 से ज्यादा दिन के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के लिए वो लॉ एक्टिव था विदाउट पार्लियामेंट्री परमिशन, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस बार बार ला रहे थे। और ऐसे ही उन्होंने काफी लॉस के साथ किया। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था आई थिंक 2017 में, जहां उन्होंने बोला था कि ऐसे लैंड आप ऑर्डिनेंसेस बार बार रीइश्यू नहीं कर सकते। वो क्या करते थे कि लैंड एक्विजिशन फर्स्ट एक्ट, लैंड एक्विजिशन सेकंड ऑर्डिनेंस, लैंड एक्विजिशन थर्ड ऑर्डिनेंस, ऐसे कर करके। हाँ, तो मतलब पार्लियामेंट्री परमिशन नहीं था, फिर भी वो लॉ एक्टिव था। तो आप सोचिए कि वो जब एक्टिव था तब कितना लैंड एक्विजिशन हुआ होगा, और हमको पता भी नहीं है। हमको पता भी नहीं है। हाँ। शार्दुल, देखिए, सब बातें मेघनाद और सभा ने कह दी हैं जो कहने लायक हैं इस विषय पर। मैं केवल श्रोताओं का ध्यान एक चीज की तरफ खींचना चाहूंगा कि अभी कुछ साल पहले एक स्टेट यूनियन टेरिटरी बन गया था, तो तब उस स्टेट के लोग कह रहे थे कि आप हमारे राज्य होने के अधिकार को ले रहे हैं। और आज एक यूनियन टेरिटरी, अच्छा लक्षद्वीप के बारे में खास बात यह है कि वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता, वहां सीधा राष्ट्रपति एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति ऑफिस से होता है। तो अब यूनियन टेरिटरी के पास भी जो अधिकार थे, जिस तरह से वो चल रहे थे इंडिजिनियस सेंसिबिलिटीज की वजह से, वहां पे जो भी चीज जरूरी है, समझ उनकी लोकल, उस पे अब अपना थोपा जा रहा है। तो आप स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं और फिर यूनियन टेरिटरी को जो मर्जी आए कर दे रहे हैं। दिल्ली का भी अभी हमने देखा, अब दिल्ली सरकार का कोई होना ना होना बराबर है। तो अगर आप थोड़ा सा भी पैटर्न देख सकते हैं तो देखिए कि सरकार कर क्या रही है। सभा, इस पे कोई आखिरी टिप्पणी देना चाहेंगे, फिर मैं अगले विषय पे बढ़ूंगा। नहीं, आप अगले विषय पे चलिए। हम लोग बहुत कुछ कह चुके हैं और बहुत अफसोस, ये बिल्कुल शार्दुल ने एक बहुत अहम पॉइंट लास्ट में उठाया है, ये बिल्कुल सेंट्रलाइजिंग, जो आप इज्जत नहीं करते हैं लोकल इंडिजिनस लोगों की, जो डाइवर्सिटी, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी की, ये सब वही दिखा रहा है। एक तो मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम लोग कह सकते हैं कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, लैंड एक्विजिशन, ये सब है वो, लेकिन एटीट्यूड जो है, जो माइंडसेट है कि आप डाइवर्सिटी की इज्जत नहीं करते हैं, आप माइनॉरिटीज की तो इज्जत करते ही नहीं है, आप उनके डाइट में इंटरफियर कर रहे हैं, उनके खाने में, उनके रहने के तरीके में, सब चीज। तो ये बहुत इट्स जस्ट, और क्या कहें हम। तो और एक और छोटी सी चीज यहाँ पर कि
ये जो एटीट्यूड है ना, मतलब आई थिंक जस्ट जनरली गवर्नमेंट का जो मेजोरिटी में आते हैं, आई थिंक पहले भी हुआ है और सबा आपने तो कवर किया ही है काफी, कि मुझे पता है सही क्या है। एसेंशियली इनका लॉजिक ये है कि सब लोग मालदीव्स जाते हैं, इधर उधर जाते हैं टूरिज्म करने के लिए, तो लक्षद्वीप में क्यों नहीं आते। तो उन्होंने वो टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए किया बिल्कुल है। वो समझते हैं कि देखिए ये जो एस्थेटिक, जो इस विजन वालों की जो एस्थेटिक व्यू है कि आप, ये पॉपुलर है गुजरात में, ये नहीं कह रही, नर्मदा वाटर फ्रंट, बनारस वाटर फ्रंट, हाँ, आप पुरानी इमारतें तो के एक जो दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में जो, यार नाम मेरे दिमाग से, सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा। देखिए दिस इज रियली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, कि आप पुरानी चीज तोड़ के आप ये समझते हैं कि अच्छी चीज है कि 100 बीच पे होटल बनेंगे, वहां गुजरात में जब छुट्टी होगी लोग आएंगे, जो भी हो, टूरिस्ट आएंगे हर जगह से, और ये समझते हैं यही सही बात है, ये सच में मानते हैं। स्मार्ट सिटीज, आप वो एस्थेटिक विजन भी देख लीजिए, स्मार्ट सिटीज, हाई स्पीड ट्रेन, हुआ तो कुछ नहीं है, हुआ तो हम लोग बिल्कुल बर्बादी की दौर से गुजर रहे हैं, किसी के पास लोग मर रहे हैं, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन ये विजन है इनका। बिल्कुल। मैं अगले विषय पे बढ़ना चाहूंगा, शार्दुल, मैं अगले विषय पे बढ़ना चाहूंगा, ठीक है। तो हमारा अगला विषय है ट्विटर को लेकर, क्योंकि पिछले हफ्ते, और एक्चुअली 2 हफ्तों से ये चालू है। पिछले हफ्ते हमने बस एक छोटा सा मेंशन ही किया था, पर उसके बाद ये सिचुएशन काफी एस्केलेट हो गया। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा फिर से श्रोताओं को कि क्या हुआ। पहले तो एक टूल किट बाहर आया जो कि बीजेपी के काफी लोगों ने शेयर किया था। उसमें एंटी, कोट अनकोट एंटी इंडिया बहुत कुछ कहा गया था कि कोविड को मोदी वायरस बोला जाए, सेंट्रल विस्टा को अपोज किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत दुख हो गया बीजेपी के लोगों को, तो उन्होंने ये शेयर कर दिया और बोला कि कांग्रेस के लोगों ने ये एक टूल किट सर्कुलेट किया है इंडिया को डिफेम करने के लिए। उसके बाद ये हुआ कि एक आई थिंक ऑल्ट न्यूज का भी इन्वेस्टिगेशन आया था इस पर, कि पता चला कि ये मैनिपुलेटेड है। मतलब जो टूल किट जो था वो एक्चुअली ओरिजिनली सेंट्रल विस्टा पे था, फैक्ट बेस्ड शीट था, वो राजीव गौड़ा के ऑफिस से आया था, जो कि कांग्रेस का रिसर्च विंग चलाते हैं, और उसको एडिट करके 2 और पेजेस डाल के, सेंटेंसेस बदल के, एक हेडर डालकर कांग्रेस का ये सर्कुलेट हो रहा था। अब हुआ क्या कि संबित पात्रा और एक और बीजेपी के जो प्रवक्ता है, उनके ये ट्वीट्स पर मैनिपुलेटेड मीडिया करके एक टैग लग गया, ट्विटर ने लगा दिया, तो बहुत ऑफेंड हो गए लगता है। तो दिल्ली पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, आपने इसको मैनिपुलेटेड मीडिया कैसे बोला। अब पिछले हफ्ते हुआ क्या कि कुछ विजुअल्स आए कि 3 दिल्ली पुलिस के लोग, स्पेशल सेल के लोग, ट्विटर के ऑफिस के बाहर इधर उधर देख रहे हैं। अब मैं ये इधर उधर देख रहे हैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि सब वर्क फ्रॉम होम के लिए चले गए, तो ट्विटर का ऑफिस बंद था। पर हुआ क्या कि वो पुलिस वाले देखकर आई थिंक वहां पर मीडिया रिपोर्ट करने लगी कि रेड पड़ा है ट्विटर के ऑफिस पे। आई थिंक कोई रेड वेड पड़ा नहीं था, वो गए थे वहां पर बस देखने के लिए। पर उन्होंने फिर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम एक्चुअली नोटिस देने गए थे कि आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाइए, कि आपने ये मैनिपुलेटेड ट्वीट कैसे डाला, हमको प्रूफ दिखाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें बहुत सारे वर्जन्स भी शेयर हुए थे, पर मैं आपको बहुत ही प्लेन वर्जन बता रहा हूँ अभी। आई थिंक शार्दुल और सबा और बताएंगे। अब इसके बाद ये और एस्केलेट हो गया क्योंकि बाद में ट्विटर ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है और इसका ये बहुत विरोध करते हैं, और बहुत ही एक्चुअली इंटरेस्टिंग लेटर लिखा उन्होंने ये कह के कि अब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करते हैं एक्सेट्रा। और उसके पैरेलली एक और बीच में चीज हुई परसों कि हमारे आईटी रूल्स जो थे, जो नए आईटी रूल्स आए हैं, वो उनका डेडलाइन था 26 तारीख को। अब ये आईटी रूल्स के अंडर क्या था वो मैं
थोड़ा सा शार्दुल के पास भी जाके बोलूंगा। पर हुआ क्या कि फिर बाद में ट्विटर का रिस्पॉन्स आया, फिर अब गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्स आ गया ये बोल के कि अरे ट्विटर तो लॉ ऑफ द लैंड कभी दिखता ही नहीं है। तो वो बहुत ही एक मतलब 7वीं कक्षा के बच्चे ने लिखा गया हुआ लेटर उन्होंने शेयर किया है, जिसमें वो बोल रहे कि अरे ट्विटर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है इसका। पर मैं पहले शार्दुल के पास जाऊंगा, फिर सबा के पास जाऊंगा। शार्दुल, देखिए, नए आईटी रूल्स जो आए हैं, इसमें एक बड़ी मजे की बात है जो पहले मैं उसे एड्रेस करता हूँ। आप लोग ने कहा ना, जैसे मेघनाद ने कहा कि वो सबको देशद्रोही बताने लगते हैं जो भी उनके खिलाफ बात करता है, यानी अगर कोई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बुराई कर रहा है तो वो देशद्रोही है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये लोग बड़ा कहते हैं कि जनतंत्र में जनता ही भगवान है ना? मैं सही समझ रहा हूँ ना? तो एक पुरानी कहावत है कि जिसकी जैसी भावना होती है ना, उसे भगवान वैसा ही दिखता है। तो इन्हें सब देशद्रोही ही दिखाई देते हैं। जो इनसे अलग जरा सी भी बात करे वो देशद्रोही है। तो असल में भावना इनकी क्या है वो आप सोच सकते हैं। अब आईटी रूल्स की बात ये कह रहे हैं, और ये मेन लड़ाई व्हाट्सएप से है। व्हाट्सएप ने इनके खिलाफ केस किया है कि जब हम चाहें, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, तो आप हमें बताएं कि किसी भी व्हाट्सएप के मैसेज का सोर्स क्या है, और उसके लिए व्हाट्सएप कह रहा है कि हमें अपना एन्क्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं तो क्या हुआ, हम केवल इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही यूज करेंगे। अगर आपको याद हो तो यही बात इन्होंने यूएपीए के लिए भी कही थी कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में एग्जीक्यूटिव डिसीजन से यूज किया जाएगा, लेकिन अब यूज हो रहा है। तो जितने भी ये आईटी सेक्टर वाले लोग हैं, आईटी रूल से जिनके ऊपर अप्लाई होते हैं, सोशल मीडिया कंपनीज, अब इसमें ट्विटर कहाँ आता है? जैसा मेघनाद ने बताया, वो फैक्ट चेक किया गया डॉक्यूमेंट और उसमें मिला कि ये कांग्रेस से नहीं आया है पूरी तरह। पक्का एंटीसीडेंट उसका क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन वो कांग्रेस से नहीं है। तो उन्होंने मार्क किया, उन्होंने उसे फॉल्स यूज भी नहीं बताया, फॉल्स न्यूज भी नहीं बताया, केवल ये कहा कि मैनिपुलेटेड मीडिया है, और सरकार उन्हें धमकाने पहुंच गई। जबकि इन्होंने आईटी रूल्स पास कर दिए, लेकिन हिंदुस्तान में डेटा प्राइवेसी कानून, अगर इन्हें इतनी ही चिंता है उस चीज की, वो इन्होंने पास नहीं किया है। डेटा प्राइवेसी कानून अभी तक नहीं करा इन्होंने, जिससे सही में हम सबके डेटा की सुरक्षा हो सकती है और आप जान सकते हैं कि डेटा कैसे सुरक्षित किया जाए, उसकी सोर्सेस को कैसे वेरीफाई किया जाए। तो ये सरकार केवल इंटिमिडेशन टैक्टिक ला रही है, और ये चाहती है कि जैसा ये करे, जैसा ये कहें, लोग उनकी बात मानते रहें। कल तक, जब तक इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज इतनी मुखर नहीं हुई थी, तब तक ट्विटर इनका सबसे था। जैक डॉर्सी इंडिया आए थे, प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे, तब आपने क्यों नहीं बात की? तो ये मैं नहीं जानता कि इनके पीछे क्या सोच है, इन हरकतों के पीछे। पर अगर इन्हें लगता है कि थोड़े से भी जो जानने वाले लोग हैं इस चीज को, वो इस चीज से बेवकूफ बन जाएंगे कि क्योंकि ये हमारे देश की बात नहीं मान रहे, इसलिए आप जो मर्जी करें और इन्हें बैन कर दें, तो ये चाइना मॉडल है। इससे ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। शार्दुल, मैं ना वो आईटी रूल्स के बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पर पहले सबा आपसे टिप्पणी ले ली जाए इस पर। तो ये जो हमारे देश में जो रिसीडिंग डेमोक्रेसी, जो मैं एक फ्रेज यूज करूंगी, चाइना तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, लेकिन जो फेक डेमोक्रेसी जैसे, और जो स्ट्रॉन्ग मैन, जहां से आजकल जो फिनोमेना, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, डेमोक्रेसीज के थ्रू स्ट्रॉन्ग मैन इमर्ज कर रहे हैं। हाँ, ऑटोक्रेटिक लीडर्स डेमोक्रेसी के थ्रू ही निकल रहे हैं। और आज के दौर में रशिया में भी एक ट्विटर के साथ झगड़ा हो रहा है, जहां तक मैंने पढ़ा है। हाँ, रशिया में भी कोई प्रॉब्लम्स हैं सोशल मीडिया को लेकर। तो ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हैं, और आप कंट्रोल करना चाहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ ज्यादा सोच, जिस तरह से शार्दुल ने बताया डिटेल में, इसमें कुछ प्रिवेसी, कुछ कंसर्न मॉरल एथिकल है ही नहीं। ये बस ये है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने हमारे लोगों के अकाउंट्स को टैग कर दिया। अब इन्हीं के लोग, जैसे ये अमित मालविया वगैरह, झूठ बोलते हुए, झूठ ट्वीट करते हुए कितनी बार पकड़े गए हैं। कम्युनल झूठ, इंसल्ट टू कम्युनिटी, ये सब करते रहते हैं दिन भर, और ये चाहते हैं कि उनको एक फ्री पास मिले, और कुछ है ही नहीं। ये ट्विटर के साथ जो अपेरेंटली जो युद्ध हो रहा है, लेकिन आप गौर करिए कि ये सब मई का महीना, ये जो 7 साल की मैं जो बात कर रही हूँ ना, नरेंद्र मोदी के लिए, जब से वो 7 साल छोड़िए, जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं गुजरात को लेकर 2002 में, जब उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लेकर, तब से लेकर आज तक
इतना बुरा महीना उनके लिए नहीं गुजरा है। सबा, ये थोड़ा सा एक्चुअली इस पर एलैबोरेट करेंगे आप? तो मतलब मैं बताऊं क्यों? अभी तक देखिए, वो कौन सा चुनाव इतनी बुरी तरह हारे हैं। दिल्ली हारे थे 2015 में, आपको याद होगा 2015 में जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने आम आदमी पार्टी को 67 सीट्स मिली थी शायद, हाँ, तो नरेंद्र मोदी ने 2 रैलीज की थी शायद, हाँ, 2 रैलीज, और उस दौर में उसके रिजल्ट के पहले वो अपना एक सूट पहन के पहुंच गए थे राष्ट्रपति भवन, जब बराक ओबामा हिंदुस्तान आए थे, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, और सूट में उनका नाम लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हर जगह। वो एक दौर था, वो 6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री। एक फैक्ट चेक करना चाहूंगा, उस पर लिखा था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, ओके, बोलिए। तो ठीक है, दैट्स इंटरेस्टिंग। और वो 6 महीने तक वो हनीमून पीरियड था उनका। वो हारे वो दिल्ली का चुनाव, ठीक है, लेकिन वो फिर भी छोटा चुनाव था। अब तब से लेकर आज तक कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें इन्होंने पूरा मोदी जी का प्रेस्टीज, क्या लोग कहते हैं कि उनका जो लुक है वो भी बंगाल के वजह से बना है, जो लंबी फ्लोइंग बियर्ड, ये सब कहते हैं, मैं नहीं जानती, मैं पर्सनल रिमार्क नहीं मेक करना चाहती पीएम के लिए, लेकिन इस पे बंगाल के पेपर्स ने काफी कुछ लिखा है। हाँ, कि और जो बंगाल का प्रोजेक्ट था, इतना अहम प्रोजेक्ट था बीजेपी के लिए, और नरेंद्र मोदी को इतनी बार वहां आउटिंग के लिए ले गए, और अमित शाह तब से ज्यादातर तो गायब है, या तो उन्हें बहुत बड़ी डांट पड़ी है कि आपने कैसे पीएम को इस तरह से, आपकी पूरा फीडबैक गलत था, क्या था पता नहीं, लेकिन ये जो हार है बंगाल की, ये बहुत बड़ी हार है उनके लिए। और ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज बोली आपने। मैं भी अभी सोच रहा था कि अमित शाह है कहाँ। अमित शाह मतलब आई थिंक बीच में उन्होंने मतलब ट्वीट तो करते रहते हैं, बट वैसे है कहाँ, क्योंकि इतने विजिबल थे वो बंगाल के वक्त। जैसे अर्नब गोस्वामी कहाँ पे है, वैसे अमित शाह भी कहाँ पे चले गए। अर्नब गोस्वामी ने तो एक बांग्ला चैनल लॉन्च किया बंगाल इलेक्शंस के लिए। हाँ, इसके लिए एग्जैक्टली। हाँ, बंगाल इलेक्शंस के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के तो साथी, आइडियोलॉजिकल साथी हैं ही। बिल्कुल। उन्होंने एक चैनल लॉन्च किया, पूरा कलकत्ता मेट्रो में उनका चेहरा वहां दिखता है, और उन्होंने चैनल लॉन्च किया है। तो ये सब लोगों का बहुत नुकसान, बहुत बड़ी हार इनको भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। और नरेंद्र मोदी जो बिल्कुल अपने आप को महान नेता, महान लीडर, स्ट्रॉन्ग मैन, स्पिरिचुअल गुरु, विश्व गुरु, बहुत पहलू, बहुत डिफरेंट इमेजेस को लेकर वो आगे आते हैं। उनकी पॉलिटिकल लाइफ में, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा काम ही यही है उनको ऑब्जर्व करना, इतनी बड़ी हार, ये सबसे बड़ी हार है उनके लिए। गुजरात वो कभी नहीं हारे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली आई थिंक चीज हो रही है। एक तरीके से मुझे लगता था कि डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, मतलब हम सभी एक्चुअली उससे अफेक्टेड थे, जब मोदी जी ने कैंसिल कर दिया करेंसी, और लिटरली हर इंसान के पॉकेट में जो पैसा था वो उसका वैल्यू चला गया था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी वहां पर कि इसका एक बहुत ही जेंडर्ड इफेक्ट भी हुआ था, कि जो हाउसवाइफ्स थे, जिनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी, उनका पैसा बेसिकली गायब हो गया, क्योंकि वो कुछ स्टैश करके रखते थे पैसा, कुछ बचा के रखते थे ताकि वो अपने खर्च के लिए यूज कर पाए। तो इसका एक बहुत ही जेंडर्ड इफेक्ट भी था। पर इसके अलावा जो गरीबों पे जो इसका इफेक्ट पड़ा था वो बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक भी था। तो मुझे लगा था कि इतना इफेक्ट होने के बाद, इतना लाइन में खड़े होने के बाद, इतना दुख सहने के बाद, शायद लोग बोलेंगे कि नहीं भैया ये गलत हुआ था, ये आदमी हम नहीं चाहिए, बेसिकली बहुत ही गलत तरीके से इन्होंने इसको अप्रोच किया था और इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। पर इसका एक्चुअली मुझे लगता है ऑपोजिट इफेक्ट हुआ था। बिल्कुल। हाँ। पर इस बार जब अगर नेशनल क्राइसिस की बात करें, तो क्या अब हमें इस हद तक रुकना पड़ेगा कि लोग मरने लगे? मैं वही सोच रहा था कि ठीक है, इकोनॉमिक लॉसेस हुए एक्सेट्रा, पर अभी क्या हो रहा है कि जैसे शार्दुल ने पहले भी बोला, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एस्टिमेट भी किया कि 14 टाइम्स ज्यादा
डेथ्स हुए हैं। हो और सकते हैं उतने। हम ही यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर हमको भी हमारे सर्कल्स में ही कुछ 1-2 लोगों की मौत हो चुकी है और काफी लोग हॉस्पिटल में भी थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमको अब इस हद तक जाना पड़ेगा गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने के लिए, या फिर एक लीडर को अकाउंटेबल ठहराने के लिए, लोग मर जाए? क्या क्या कहना है इस पर? शार्दुल, मैं पहले आपसे चाहूंगा, फिर बाद में सभा से। देखिए, ये तो बड़ा डिस्कशन है, पर जैसे मैंने पहले अभी आईटी रूल वाली बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं चाह रहा था वो मेघनाथ शुरू करें। पर देखिए, हम आईटी रूल्स पर डिस्कशन कर रहे थे और ये बात निकल कर आई। और आप अगर नोटिस करें, आप चर्चा सुनते हो या नॉर्मली अगर आप पॉलिटिकल कमेंटरी में एंगेज करते हो, चाहे वो टीवी पर है या कहीं भी है, बायस्ड है या किसी की एक तरफा है, उसके बावजूद भी आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आज की डेट में इन ट्रेजिडी से कोई बचा हुआ नहीं है। डिमोनेटाइजेशन भी वैसी ही ट्रेजिडी थी। इस सब के पीछे एक बेसिक रीजन है, और बेसिक रीजन है मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट बाकी सब पे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब भी आप हर किसी अपने से मतभेद रखने वाले को अपना शत्रु समझेंगे, तब तक आप कुछ भी प्रोडक्टिव बात नहीं कर सकते। ये एक बहुत बेसिक चीज है। और जब आप हर विरोधी को, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो वैचारिक हो, या वो केवल अपने पर्सनल बिलीफ में आपके खिलाफ हो, आप उसको शत्रु मानेंगे, तो आप यही करते हैं। मैं फिर आईटी रूल्स पर आता हूँ। अब आईटी रूल क्या कहते हैं कि अपना ग्रीवल, मेघनाद अगर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मैं इसीलिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, बताइए। मैं जल्दी से बता देता हूँ। हाँ, डिटेल में, फिर उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे। तो बेसिक मोटा मोटा इसका आईटी रूल्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, उनके सब ऑफिसेस है अमेरिका में और बाहर के देश में। और हमारे गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो एक तो हमारे सिटीजन्स के डेटा को मोनोपोलाइज कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस पर कुछ करना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि एक तो डेटा लोकलाइजेशन करना चाहिए, जिसका मतलब है कि वो लोग यहाँ पर सर्वर सेटअप करेंगे और जो भी इंडियंस का जो डेटा हो, यहाँ एक कॉपी यहाँ पर भी मेंटेन करेंगे। दूसरा उनका ये एक कंप्लेंट था कि जब भी टेक डाउन नोटिसेस जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, अब मैं टेक डाउन नोटिसेस लेजिटिमेट भी थे कुछ कुछ, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर टेररिज्म, जो सीरियस केसेस है कि वायलेंस इंसाइट करना एक्सेट्रा। बट अगेन, वायलेंस इंसाइट करना वो थोड़ा सा ग्रे एरिया हो जाता है। बट फिर भी जो सीरियस केसेस थे, उस पर जब भी वो टेक डाउन नोटिसेस जाते थे, तो ट्विटर बोलता था कि हमको हाई कमांड से, मतलब यूएस से, इसका परमिशन लेके फिर हटाना पड़ेगा। तो प्रोसेस को बहुत टाइम लगता था और इसकी वजह से वो जो आइटम है वो काफी स्प्रेड हो जाता था और काफी डैमेज भी पहुंचाता था, ऐसे गवर्नमेंट का कहना है। अब और एक उसका पहलू ये भी है कि जब ये टेक डाउन नोटिसेस भेजते थे, जैसे फॉर इंस्टेंस आपको याद होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट के वक्त उसी समय पे कैपिटल हिल में एक रायट टाइप सिचुएशन हुआ था कि कुछ ट्रम्प के सपोर्टर्स वहां पर चले गए थे और उन्होंने कैपिटल हिल में तहलका मचा दिया। तो उस पे ये कहना था कि ट्विटर ने काफी उस पर एक्ट किया था, मतलब काफी अकाउंट्स को हटाया था, बहुत जल्दी से हटाया था। पर वैसे ही सिचुएशन जब इंडिया में हुआ था, जब रेड फोर्ट पर स्टॉर्मिंग हुआ था फार्मर्स प्रोटेस्ट के वक्त, तो काफी वीडियोस आए थे, काफी लोगों ने शेयर किए थे। तो उस मामले में ट्विटर का जो रिस्पॉन्स था गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो इतना फास्ट नहीं था। तो इसके तहत काफी दिनों से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्विटर और फेसबुक जैसे जो इंटरमीडियरीज है, उन्होंने उन पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ठोकी जाए कि आप हमारे लॉ ऑफ द लैंड मानिए, आप हमारा फ्री स्पीच, आपके कंट्री में फ्री स्पीच होगा, एब्सोल्यूट होगा। हमारे कंट्री में इट कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो हमको सबको पता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो जब ट्विटर पे कुछ आप शेयर करते हैं, कोई भी कंटेंट डालते हैं और वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, तो वो ट्विटर को निकालना पड़ेगा। एसेंशियली मोटा मोटा उसका यही है। और उसको करने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया था कि ये जो इंटरमीडियरीज है, उनमें एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, आपको एक पोस्ट खड़ा करना पड़ेगा और वहां पर सब कंप्लेंट्स जाएंगे और विद इन 36 आवर्स, एक्चुअली 24 आवर्स
वो बदलता रहता है, क्योंकि पहले 72 था, फिर 36 हो गया, 24 हो गया, तो वो एक थोड़ा सा उसमें डाइसी है, मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, बट 36-24 आवर्स के आसपास जल्दी से एक्चुअली हटाना पड़ेगा ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास वो आने के बाद। और उन्होंने ये ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर बिठाया था क्योंकि फिर गवर्नमेंट बस एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास जाकर उनको ऑर्डर देगी और फिर वो ऑफिसर इंश्योर करेगा कि वो ऑर्डर फॉलो हुई है। तो ये मोटा मोटा आईटी रूल्स का मामला है। अब मैं एक्चुअली पहले सबा के पास जाऊंगा। सबा, आप इस पर कोई टिप्पणी देना? मुझे ये कुछ हद तक हम लोग अभी आज तो ट्विटर के साथ झगड़ा है, लेकिन ये शुरू हुआ था ओटीटी कंटेंट को लेकर ना, काफी हाँ, हद वो भी एक अजीब सा सिचुएशन हो गया है सबा, क्योंकि जैसे आपको याद होगा वो तांडव का जो मामला हुआ था ना, तांडव, पाताल लोक, हर चीज पर पाताल लोक, तांडव, तो एसेंशियली उनका प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पे काफी कंटेंट शेयर हो रहा है जो इनके हैशटैग संस्कार के अगेंस्ट जाता है, और इनके सेंसिबिलिटीज के अगेंस्ट जाता है, और इनको क्रिटिसाइज किया तो थोड़ा पेट में दर्द भी होता है। तो उसको हटाना है, और हटाएंगे कैसे? तो ये क्योंकि ये कंटेंट सब अमेरिकन कंपनीज, बाहर के कंपनीज पे शेयर हो रहा है और लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो इसीलिए वो कंट्रोल करना है इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंट्रोल, तो ये पूरा जो ट्विटर में, मेघनाथ और शार्दुल, आज का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ना, जिसका बाय द वे मैं आपके सब व्यूअर्स को बहुत अच्छा डील, आज का न्यूयॉर्क टाइम्स मैंने अभी अभी सब्सक्राइब किया, इंडियन पेपर्स के बराबर ऑनलाइन उसका। हाँ, आजकल बहुत ही सस्ता वो लोग एक पैकेज दे रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स पे आप चेक करिए। आई थिंक इट्स 15 रुपए a week. Oh wow, nice. Yeah, just check it out. So I have now acquired it, तो मैं पढ़ रही हूँ। बहुत ही अच्छा अखबार, तो बहुत अच्छा है, हर चीज पर खबर है। तो मैं आपको एक लाइन अंग्रेजी में अगर पढ़ लूं, ये आज के डेली ब्रीफ में टॉप स्टोरी है, ट्विटर वर्सेस द मोदी गवर्नमेंट। Twitter said on Thursday that it had received a notice of non-compliance with India's restrictive tech laws after officials asked the site to remove content critical of the government handling of the pandemic. तो उनकी पूरी, they are seeing it only as a restrictive law. The entire world is seeing it as a restrictive move by a sensitive, oversensitive government. और ये सही भी होगा, क्योंकि आपने शुरू में कहा था मेघनाथ कि ये बिल्कुल, कि आपको हिम्मत कैसे हुई कि हमारे कंटेंट को आप मैनिपुलेटेड मीडिया टैग कर दें। बिल्कुल, इनकी आधी तो जिंदगी ट्विटर पे, आधे इनके कैंपेन्स ट्विटर पे होते हैं। ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंट्रोल करें हर जगह। ये छोटे छोटे जो वॉर्स, जो आपने इतना बंगाल का दौरा किया, आप जानते होंगे कि वहाँ हर सीट पे एक अलग सोशल मीडिया सेल एक्टिव था बीजेपी का, हर सीट के लिए। यहाँ पे एक्चुअली आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। बंगाल में एक और मैंने देखा, ये जो अड्डा होता था ना, पॉलिटिकल अड्डा जो लोगों का होता था, वो भी स्पेसेस को कंट्रोल करने के लिए लोगों को भेजा था। मतलब कोई पॉलिटिकल कन्वर्सेशन हो रहा होगा चाय शॉप में, वो स्पेस में भी कोई आ जाता था सपोर्टर, और वो डिसरप्ट कर देते थे या फिर अपनी बात आगे लाते थे। बिल्कुल, तो हाँ, बोलिए। हाँ, तो ये पूरा जो डिबेट, कंटेंट कंट्रोल, ये बीजेपी इसमें बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस से आगे है, और ये इनकी इम्पोर्टेंस समझती है। तो इसके बहुत एक तो बिल्कुल द एक्शंस ऑफ अ बुली, जैसे मैंने कहा पहले कि एक तो नरेंद्र मोदी मई के 2 तारीख को इतनी बुरी हार उनको बंगाल में मिली। हाँ, इट वाज लॉस ऑफ फेस फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने अननेसेसरली अपना फेस आगे रख दिया, जैसे वो एक स्टेट इलेक्शन लड़ने के लिए निकले। हाँ, लॉस ऑफ फेस। उसके बाद जो अप्रैल में से जो शुरू हुआ, जो कोरोना का जो भयानक दौर, और इतना लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्डर्स में अभी तक, तब शुरुआत जब से मैंने कवर किया है पार्टी को, इतना मैंने नहीं देखा है। आप उत्तर प्रदेश में लीजिए, जहां पे 10% डेमोग्राफी ब्राह्मण है। हम लोग सब जानते हैं कि पूरे बनारस से लेकर इलाहाबाद, हर शहरों में लोग इतने मरे हैं, हर खानदान में मौत हुई है, हर परिवार में मौत हुई है। और जो मेरे मित्र हैं यूपी के, क्योंकि हमारा पुराना कनेक्शन है, मेरा खुद फैमिली उत्तर प्रदेश का है, गांव है वहाँ, सब कहते हैं कि कलयुग आ गया, इस तरह की बात हो रही है। पंडित लोगों से जब बात करती हूँ तो कलयुग आ गया, ये दौर, इस तरह की लैंग्वेज आ गई है वोकैबुलरी में। बीजेपी
संघ परिवार बहुत हिला हुआ है इस वक्त। एक और चीज सबा, वो आपने देखा होगा आरएसएस ने कुछ पॉजिटिविटी अनलिमिटेड बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये काउंटर करने के लिए किया था। ये बस ये बुली का एक्शन है। जैसे एक चेस जब आदमी खेलता है ना, चेस का जो गेम होता है, तो आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आपको किंग को आउट करना है। हाँ, अब बीजेपी की ये हालत अब साइकोलॉजिकल ये हो गई है। एक तो कि वो पैसा इतना था, हर चीज वो समझते थे सब खरीद सकते हैं। मोदी को इस तरह मीडिया ने चढ़ा पढ़ा के कि ही इज इनविंसिबल, ये सब दे स्टार्टेड टू बिलीव इट कि ये हिंदू राष्ट्र का दौर अब आ गया है और हम लोग आगे बढ़ते ही जाएंगे। अब नहीं बढ़ पा रहे हैं और उनके खुद वो हार और खुद वो परेशान है कि उत्तर प्रदेश में होगा क्या, कि क्या हमारे खुद के सपोर्टर अब हमसे, अब जब पंडित अलग किस्म की बात करना शुरू करता है तो न्यूमेरिकली यूपी में तो नंबर्स भी हैं, लेकिन उसमें का कुछ असर होता है इन पे। हाँ, जो संघ परिवार के जो लोग हैं, जब इस तरह की बातचीत शुरू हो जाती है, हाँ। जब जैसे अमेरिका में आप सोचिए, लोग कहने लगे ना that we country made some huge mistakes कि इस तरह की हमें पनिशमेंट मिले। वो एक्सट्रीम राइट रिलीजियस थिंकिंग की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन हिंदुस्तान के लोग अब कहने लगे हैं, बड़े बड़े आपको मैं एक टिप देती हूँ, आप संकट मोचन के महंत से बात करिए बनारस के, वो जिस तरह की कलयुग की बहुत आर्टिकुलेटली वो समझाएंगे क्या 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 हो रहा है, कि कलयुग में भी एक सिस्टम था, अब हम कौन से युग में आ गए हैं। हाँ, और क्योंकि लोग ओपनली इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, उसके बाद मैं शार्दुल के पास जाऊंगा। सबा ने जैसे मेंशन किया उत्तर प्रदेश इलेक्शंस का, तो एक न्यूज आइटम पढ़ रहा था मैं, जहां पर एक बैठक हुई जो कैबिनेट की, मतलब मोदी जी भी थे वहां पे, अमित शाह भी थे, कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में अब क्या करना है। क्योंकि ये जो पिछले महीने में जो बॉडीज, जो गंगा में फ्लोटिंग बॉडीज का जो इमेज आया था, वो आई थिंक सबके साइकी में बहुत बैठ गया है। और आई थिंक उत्तर प्रदेश में भी लोग भी ये देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि बस ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे तो हमने कभी पहले देखा नहीं था। और आई थिंक इसका एक काफी हद तक इफेक्ट भी पड़ा है, काफी हद तक मैंने पर्सनली भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है कि जो बीजेपी के जो रेगुलर ट्रोल्स आते थे वो कम हो गए मेरे इस पे कि आई थिंक थोड़ा सा उनको भी थोड़ा डिसइल्यूजनमेंट हो गया है। फिर भी बड़े बड़े नाम जो है वो अभी भी डंका पीट रहे, डंकापति का। हेलो अतुल सर। तो शार्दुल, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर से आईटी पे वापस आना चाहूंगा, क्योंकि हम वो कर रहे थे और ये बहुत जरूरी है, और जो आप लोग बात कर रहे हैं वो उसी का वो पिन पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ। वो करना क्या चाह रहे हैं, तो मैंने वो खोल लिया अपने सामने। तो जैसा मेघनाथ ने बताया, आपको नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, कंप्लायंस अफसर अपॉइंट करना होगा, और अगर कोई शिकायत जाती है तो उसको आपको 24 घंटे में एक्नॉलेज करना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, मतलब 24 घंटे में एक्नॉलेज करना है और 15 दिन में टेक डाउन करना है। हाँ, 15 दिन इज द लिमिट कंप्लेंट्स पे एक्शन लेने के लिए। अच्छा। अब मैं अपना पॉइंट बाद में रखूंगा। एक टेक्निकलिटी और, उन्हें मासिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी कि कैसी कंप्लेंट्स आई। वो आप मंथली बुलेटिन आप प्रकाशित करिए, उसको पब्लिश करिए कि कैसी कैसी कौन कौन सी कंप्लेंट्स आई। तो मोर और लेस वो उसे ब्यूरोक्रेसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नोडल ऑफिसर, कंप्लायंट ऑफिसर होंगे वो इंडियन होने जरूरी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, सरफेस लेवल पे ये कितनी अजीब पॉलिसी है ना, क्योंकि अगर आप ट्विटर जैसे ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, मैं वही बता रहा था, ग्रीवेंस ऑफिसर को कितने कंप्लेंट्स आएंगे, मतलब कितना लिस्ट बनाएगा वो। इसके पीछे आप जरा ध्यान से देखिए, आपको वही दिखता है कि ये लोग जो कानून बना रहे हैं, चाहे वो इनके चमचे हों या ये लोग खुद, इन्हें सब पता ही नहीं चलता, कि इन्हें समझ ही नहीं है कि इंटरनेट है क्या। केवल भारत से करोड़ों ट्वीट रोज होती हैं, करोड़ों। और अगर ट्विटर को आप देखें तो वो कंट्री वाइज स्पेसिफिक नहीं रख रहे, आप कंट्री वाइज अपने सामने कंटेंट ले रहे हैं, उनका सब चल रहा है। तो ये चाहते हैं कि अरबों ट्वीट जो हो रहे हैं उस पे जो इंडिविजुअल कंप्लेंट ये भेजे, वो तुरंत एक्शन लिया जाए। मैं हर ट्वीट पे 100 कंप्लेंट कर सकती हूँ। कोई गाली बक रहा है, वो ट्विटर अकाउंट
कह रहा है ये वो सब, हर हम लोग सब कर सकते हैं। और एक तो क्या ये- इंटरेस्टिंग हाँ, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है शार्दुल और सबा कि जैसे फॉर इंस्टेंस हम एक्चुअली रामदेव के बारे में भी बात करने वाले थे, तो हाँ। इसमें रामदेव ने एक बुला लो, उन्हें भी बुला लो। 21 तारीख को एक बहुत ही अजीब सा एक सेशन किया था, योगा का सेशन आस्था चैनल पे। उस पर कुछ बच्चे थे उनके सामने और उन्होंने बेसिकली बोला कि एलोपैथिक डॉक्टर्स मर रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के बाद, तो वैक्सीनेशन का फायदा ही क्या है, टर 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 करके डिग्री मिलती है पर वो फायदा ही क्या है। तो एसेंशियली बहुत ही एलोपैथिक डॉक्टर्स के अगेंस्ट उनका एक वॉर शुरू है। अब सोचिए कि अगर ये क्लिप जो मैंने काफी सर्कुलेट होता हुआ देखा, उसके मीम्स भी बने काफी, ये क्लिप पे क्या रामदेव फैंस जो शेयर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास जाएंगे, तो वो आस्था चैनल का क्या लेना देना है फिर उसमें? नहीं, तो मैं वही बता रहा था, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। एक तो इन्हें स्केल का अंदाजा ही नहीं है। अब ये केवल मैंने ट्विटर की बात की, जितने नाम मेघनाद, सबा और मैंने अभी तक लिए, आप उनमें ओटीटी प्लेटफॉर्म देख लीजिए अपने, कोई सा भी हो वो सारे। इसमें अमेजॉन भी आता है क्योंकि आप उस पर कॉमेंट भी करते हैं। इसमें आपके सारे सोशल मीडिया तो आते ही हैं। तो आप देखिए कितनी पोस्ट हर मिनट हो रही हैं। इसमें न्यूज प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं। हाँ, पर वो तो एक अलग कंटेंशियस आता सब्जेक्ट है ना। हाँ, हम वो तो एक अलग कंटेंशियस सब्जेक्ट है, हम उसको छू ही नहीं रहे। हम अपनी बात तो अभी कर ही नहीं रहे, पब्लिक की बात कर ले। तो इतनी सारी चीजें कोई मॉनिटर नहीं कर सकता, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है इंटरनेट के ट्रैफिक को ब्यूरोक्रेटिक तरीके से मॉनिटर करना। जो इन्होंने अपना खड़ा किया था, एक नई चिड़िया उड़ाई थी, वो चिड़िया उड़ी नहीं, वो ढप हो गई, वहां कोई गया नहीं, तो इन्हें लड़ने वाला कोई नहीं मिला, तो ये फिर ये वापस आ गए। अब जो ये दो बोगिये उठा रहे हैं इन कानूनों के लिए कि हमारे देश में आप हमारा करिए, कि ये विदेशी कंपनियां हैं, और वो कोलोनाइजेशन के टाइम का वो हवा दिखा रहे हैं कि नहीं आप तो विदेशियों के चक्कर। ऐसा नहीं है भाई। जब गुलाम हुए थे और आज की दुनिया में बड़ा अंतर है। आज आप घर पे बैठ के यूएस से सामान मंगा सकते हो, पहले एसटीडी कॉल करने के लिए 2 दिन वेट करना पड़ता था। तो दुनिया बदल गई है और वो हर दिन बदलती है। लेकिन जो इस सत्ता में बैठे लोग हैं, ये नहीं चाहते ना कि उनके हाथ से ताकत जाए। और जो दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि फ्री स्पीच का जो भी मतलब हो, लेकिन ये उसका मतलब किसी भी देश में कहीं भी नहीं है कि आप खासतौर से वेरीफाइड अकाउंट से, आधिकारिक अकाउंट से सरासर झूठ फैलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसे ये भी नहीं कह सकते कि नहीं ये जानकारी हो सकता है सही ना हो। मैनिपुलेटेड मीडिया का यही तो मतलब है। उन्होंने ये नहीं कहा ये झूठ है, उन्होंने कहा ये जानकारी के साथ छेड़छाड़ हुई है, हो सकता है ये सही ना हो। तो ये एक तरफा ट्रैफिक है मन की बात वाला, ये दोनों तरफ का नहीं है। और तो सोशल मीडिया, सॉरी, जो आप जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार चाहती है कि उन्हें झूठ कहने का राइट पूरा अनलिमिटेड हो, यही है ना? ऑफ कोर्स। जब आप सच और झूठ में कहते हैं कि दोनों तरफ की बात सुनो, तो सच और झूठ में कोई दूसरी तरफ की बात नहीं, सच सच है, झूठ झूठ है। मेरा एक्चुअली यहाँ पर एक और प्रॉब्लम एक्चुअली खड़ा हो जाता है फिर, कि अगर आप ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर या जो भी कंप्लायंस ऑफिसर आप अपॉइंट कर रहे हो, तो वो तो कंपनी पे छोड़ा गया है कि वो थोड़ा सा सेल्फ रेगुलेशन रखा है उसको। तो आप सोचिए कि अगर मुझे अफेंड हो गया कि चलो कंगना रनौत तो नहीं है वहां पे, पर चलो किसी ने कोई ट्वीट कर दिया, जैसे संबित पात्रा ने कुछ बोल दिया या फिर ये, अब मैं कंप्लेंट भेजता हूँ, ठीक है, फिर चलो मैंने भी एक ट्वीट कर दिया, फिर किसी ने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट भेज दिया। यही तो सभा को लगा कि यार मैं भी बोल देती, तो फिर सभा ने बोल दिया, फिर उनके अगेंस्ट भी कोई कंप्लेंट भेज दिया। तो इन तीन कंप्लेंट्स में से कौन सा कंप्लेंट कंसिडर होगा, या फिर तीनों कंप्लेंट के अकॉर्डिंगली तीनों ट्वीट हट जाएंगे? यही तो इंटरनेट का झोल है। लोग इतने सारे हैं, आप हर किसी को पकड़ के डंडा नहीं बजा सकते। बिल्कुल। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि किसी इंडियन सिटीजन को, मेरी समझ के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल ऐसे, मेरी समझ के हिसाब से इन्होंने क्यों कहा कि ऐसे आप 3 आदमी अपॉइंट करिए और वो इंडियन ही होने चाहिए और वो आपके एम्प्लॉय होंगे, तो वो जाके उनकी गर्दन पकड़ लेंगे। फिर वो उन्हें पता है कि किन 3 लोगों को इंटिमिडेट भी करना है। हाँ, प्रिसाइसली। सभा में आपसे एक आखिरी टिप्पणी चाहूंगा इस पर, एक्चुअली हमारा समय भी खत्म हो रहा है। तो मुझे बस लग रहा है कि ये सरकार ज्यादा अकल लगा के नहीं एक्ट कर रही है। ये जो इमेज डेफिसिट जो हो रहा है काफी महीनों से, दुनिया एक जमाने में मोदी द ग्रेट लीडर हैड अराइव्ड, लेकिन आजकल आप देखिए हर जगह हिंदुस्तान को बुरी प्रेस मिल रही है। नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ गया है पुतिन, अर्दोगान, इस तरह के जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू, डेमोक्रेसी भी नहीं कहेंगे, इलेक्शंस के थ्रू जो लोग स्ट्रॉन्ग मैन बन के आते हैं, उनका नाम जुड़ गया है इन नाम के साथ।
और ये बस, और इस तरह की चीज ट्विटर के पीछे पड़ना, एक हाई प्रोफाइल अमेरिकन कंपनी के पीछे पड़ना, सोशल मीडिया जायंट के पीछे पड़ना, वही कंपनी जिसका आपने इतना इस्तेमाल किया है, बिल्कुल जिसका बीजेपी सब लोग बीजेपी में सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ट्विटर सबसे पहले देखते हैं, वही कंपनी जिसका भारतीय जनता पार्टी ने इतना यूज किया है। तो मुझे बहुत अनइंटेलिजेंट, लिमिटेड थिंकिंग, टैलेंट डेफिसिट जो सरकार में है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। कोई बड़ी जो बड़ी सोच होती है, सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है कुछ मीडिया ऑपोजिशन को या इस तरह की चीजों को मैनेज करना, वो अब मिसिंग है सरकार में, वो नहीं बची। आप एक्चुअली काफी टीवी पैनल्स पे भी जाती है, तो आपने ये भी एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया होगा कि 2014 से, आई थिंक थोड़ा सा 2014 से ही बोलूंगा मैं, कि जो लेट नाइट डिबेट्स जो होते हैं वो यूजुअली एक आध ट्वीट पे भी हो जाता है। तो किसी ने कुछ बोल दिया ट्विटर पे और उसको उठा के एक दो और सिमिलर ट्वीट्स लेकर उस पर 3 घंटे का डिबेट करते बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बहुत कम कर दिया है टीवी, मतलब रिपब्लिक तो 2 साल पहले ही छोड़ दिया, तो 3 साल हो गए। टाइम्स नाउ में भी मैं नहीं जाती हूँ अब, तो बहुत कम हो गया है। कभी कभी इधर उधर, हाँ, लेकिन बहुत कम हो गया है। पता नहीं, एक दौर था कि जा सकते थे लोग, अब बिल्कुल बहुत ही बेहुदा किस्म की बातें होती हैं कुछ। वैसे मैंने देखा भी नहीं है कि लेकिन टू गेट बैक टू जो हम शुरू से कह रहे थे, अब नोटिस भी नहीं किया कि मिस्टर गोस्वामी है नहीं 1 महीने से। तो मेरा अटेंशन इन चीजों से थोड़ा हट गया है। जैसे आप लोग से इतनी अच्छी बातचीत हो रही है ना, तो एक बकवास होता है टीवी पे हर रात, बकवास। एक छोटा सा मैं पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, फिर हम आई थिंक रिकमेंडेशंस की तरफ बढ़ेंगे। श्रोताओं से मैं माफी चाहता हूं कि आप आज हमसे रामदेव बाबा के बारे में कुछ नहीं सुन पाएंगे, पर चलो एक छोटी सी टिप्पणी एक्चुअली ले लेते हैं रामदेव बाबा के बारे में। ले ही लेते हैं यार, दुखी हो जाते हैं यार लोग, प्लीज। तो सबा, ये जो रामदेव बाबा का जो एलोपैथी के अगेंस्ट जो वॉर शुरू है, मेरा एक बहुत ही पॉइंटेड सवाल था, क्योंकि जब भी मैं रामदेव बाबा के बारे में कुछ भी बोलता हूँ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेट्रा, कोई ना कोई आके बोलता है कि भैया ये डिस्ट्रैक्शन है, आप इस पे मत पढ़िए, और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बात हो रही है क्योंकि कोविड का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है गवर्नमेंट के लिए, वो ये तो अच्छा है कि रामदेव बाबा कुछ भी बोल रहे हैं और फिर हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर, क्या ये डिस्ट्रैक्शन है? मुझे भी लगता है डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर एक, हाँ, लेकिन खबर भी बनती है। अगर एक उत्तराखंड के मेडिकल एसोसिएशन ने इस तरह का एक्शन लिया है तो खबर तो है ही, लेकिन मैं इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट खबर नहीं मानती हूँ। बाबा रामदेव का तमाशा बिजनेस चलता जाएगा, हाँ, वो न्यूज में बीच बीच में आते जाएंगे और इस तरह की बकवास ये सब चलता रहेगा। और उनके प्रोडक्ट्स का भी सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी जो आई थी कुछ साल पहले, मुझे याद है कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत खराब निकले ना, टेस्ट हुए तो उनका शहद खराब निकला, ये सब छोटी छोटी चीजें, हाँ, प्योरिटी नहीं थी। हालांकि मैं खुद कई बार बहुत आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में मैं विश्वास करती हूँ, जो अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक तरीके, लेकिन ये जो पूरा जो इनका, जब किसी को एलोपैथी की जरूरत ना हो माइल्ड चीजों के लिए, डाइजेस्टिव वगैरह, तो ये सब चीजें में मतलब फायदा कर सकती हैं, लेकिन कोरोना के बीच में इनको जंप करना और बकवास करना, और हाँ, तो क्या मुझे, लेकिन ये है डिस्ट्रैक्शन कुछ हद तक, मेघना। बिल्कुल। शार्दुल, इस पर कोई आखिरी आप रामदेव जी पे कुछ करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? बहुत छोटी सी 2-3 बात। पहला कि मैं नहीं मानता डिस्ट्रैक्शन है, बिकॉज कोई भी चीज यूनिफाइड और आइसोलेशन में नहीं होती, सब तरफ सब चीज चल रही है और वो एक साथ ही हो रहा है। अब रामदेव, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, रामदेव मुझे वजह अभी ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन आज के सत्ता प्रतिष्ठान के लिए बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। आप याद कीजिए, वो एक ब्लूपर हुआ था चुनाव के टाइम 2014 के उम्मीदवार उनसे पैसे की बात कर रहा था और उन्होंने कैमरे के आगे कहना शुरू किया था, अरे क्या कह रहे हो, देख के बोलो। तो रामदेव का कुछ तो रोल है। और कल्चरली या आज के सोसाइटी में रामदेव क्या है जो मैं मानता हूं, आज के समय पर रामदेव भारत के पढ़े लिखे लोग और तथाकथित कोट अनकोट बड़े लोगों में बुरी तरह से फैली हुई जो अवैज्ञानिक सोच है ना, विज्ञान के प्रति जो एवर्जन है साइंस के लिए, वो उसके आज के आइकन है, उसके प्रतीक हैं। क्योंकि आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग, चाहे वो महिलाएं हैं पुरुष हों,
चाहे कुछ बात ना करने की वजह से या बचने की वजह से अंधविश्वासों का हिस्सा बनते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आप गाय के गोबर का ही देख लीजिए, ये आखिरी बात मैं इस बारे में कहूंगा। अब इतना गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर के लिए मर रहे हैं। मेरी एक बीजेपी के अधिकारी से काफी साल पहले बहस हो गई थी। मैंने कहा था यार तुम लोग डिसाइड क्यों नहीं कर पाते कि क्या करना है? अभी कुछ साल पहले तक तो आप गोबर गैस प्लांट लगवा रहे थे, तब तो गाय के गोबर में से मीथेन निकल रही थी। अब आप कह रहे हो ऑक्सीजन निकल रही है। डिसाइड कर लो क्या करना है ना? तो ये केवल प्रोपेगेंडा है। और ऑफ कोर्स रामदेव अपना बिजनेस तो कर ही रहे हैं, बट ही इज इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो व्हाई। मैं भी एक्चुअली शार्दुल से थोड़ा सा मतलब वाकई रखता हूँ कि मुझे भी नहीं लगता कि ये वैसे डिस्ट्रैक्शन बोला जाए, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि रामदेव एक एंटी वैक्सर है, पूरा वैक्सीन हेजिटेंसी फैला रहे हैं, और ये बहुत ही खतरनाक चीज है कि जब सरकार एक तो वैक्सीन का पॉलिसी का बंगलिंग तो कर ही रही है, पर उसके ऊपर अगर रामदेव जैसे लोग आएंगे और फिर बोलेंगे कि अरे डॉक्टर मर रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद तो क्यों ले रहे हो, तो फिर ये बहुत ही खतरनाक चीज है। मुझे लगता है ये करना चाहिए हमको थोड़ा सा। जो ये रामदेव बात करते रहते हैं, सॉरी मैंने एक बात और जोड़ने लगा पर मुझे याद आ गई। जो ये बात करते रहते हैं कि हमारी पुरातन मेडिसिन, और ये भाई ऐसा नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन जब तक नहीं थी तो हिंदुस्तान की एवरेज एज 22 साल 23 साल थी। आप सोच सकते हैं अब वो 69 ईयर्स 68 ईयर्स पहुंच गई है। ऐसा नहीं है। अपने पुराने ग्रंथों की ये बात करते हैं, महाभारत में विचित्रवीर थाइसिस से मरा था, उसमें लिखा है। लेकिन ये पढ़ें तो कुछ जाने ना। अगर कुछ पढ़ेंगे तो भी तो कुछ पता चलेगा। बिल्कुल होता ही नहीं है। मैं आखिरी में एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि एक जो ट्विटर को जो गवर्नमेंट ने हमारे एक लेटर लिखा है, 3 पेज का लेटर है, उसमें से मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा। इंग्लिश में है, मैं पढ़ रहा हूँ। Twitter's lack of responsibility has led to rampant proliferation of fake and harmful content against India and Indians. Ha ha ha. Promoting vaccine hesitancy has been rampantly done through the use of Twitter platform, and yet Twitter has taken no action. Is this the commitment to people of India? Question mark. तो ये जो लेटर का जो पैराग्राफ है ये मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि एग्जैक्टली यही तो रामदेव भी कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट तो कुछ कर नहीं रहे, और ऊपर से वो बाद में जाके बयान भी देते कि इनका बाप भी मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता। तो आप सोचिए कि कैसे डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं कि आपका आदमी अगर फेक न्यूज, वैक्सीन हेजिटेंसी या कुछ भी स्प्रेड करेगा तो वो चलेगा, पर अगर कोई और करेगा यही चीज तो फिर अरे भैया इनको बंद करना पड़ेगा। और मैं आखिरी में एक्चुअली ये सब्जेक्ट खत्म ही करना चाहता हूँ, पर मैं श्रोताओं को एक बहुत ही अनोखी चीज बताना चाहूंगा कि हमने आई थिंक न्यूज लॉन्ड्री ने पिछले हफ्ते में 2 दाढ़ी वाले बाबाओं से पंगा ले लिया है। एक्चुअली 3 अगर आप बोलोगे ये बताइए, जरूर बताइए। तो हमने एक तो प्रतीक ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट डाला था सदगुरु पर। मैं सदगुरु नहीं बोलूंगा, जग्गी वासुदेव वो पर। बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। हाँ। तो उस पर उसने एक्चुअली 4 महीने का इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत ही वो डीप गया था उधर। और मैं उससे बात कर रहा था, बोला कि भाई आपके स्टाफर हैं कि फ्रीलांसर? हाँ, नहीं, हमारी रिपोर्टर है प्रतीक। अच्छा। तो इसको हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप हमारे वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी किया है कि एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या क्या है। तो प्रतीक बता रहे थे कि इसमें इनके पास इतना मटेरियल था, उसको क्या करना है, कहाँ से लाना है, वो थोड़ा सा अचंभे में पड़ गए थे। तो उन्होंने 3 पार्ट सीरीज किया है। हमारे डेस्क को भी एक्चुअली हमको काफी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया इसको सॉर्ट करने का और प्लेस करने का, और ट्रांसलेशन का भी। हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसलेशन का भी। शार्दुल जी हमारे ऑफिशियल ट्रांसलेटर है। तो अच्छा, ओके। दे दीजिए क्रेडिट उनको भी। नहीं यार, इट वाज अ गुड रिपोर्ट एंड अ लॉन्ग रिपोर्ट। बिल्कुल। और एक दूसरे जो बाबा से हमने पंगा लिया है वो है रामदेव, क्योंकि रामदेव से हम पंगा लेते हैं पिछले साल से, जब अच्छा उन्होंने कोरोनिल का जो लाया था। तो बसंत जो मेरे साथी है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट किया था। वो गए थे उनके हरिद्वार में, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने देखा कि कोरोनिल का जो ट्रायल था वो पूरा फ्लॉड था मेरठ में। अच्छा। और उसके अलावा ये टीवी चैनल पे जाकर बहुत बकवास कर रहे थे। तो मैंने भी एक रिपोर्ट किया था इस पर कि कैसे उन्होंने टीवी चैनल्स को एड दे देकर अपना बिल्कुल हाँ प्रमोट किया। जी। तो और इस बार हमको फिर से यही देखने को मिल रहा है। जो IMA के साथ उनका जो झगड़ा हुआ था, मतलब वो जो वर्सेस जो भी आज तक ने जो नौटंकी चलाई थी, उसमें डॉक्टर जो थे वो 2 मिनट आने के बाद बोल रहे कि भैया आप ये कोरोनिल क्यों दिखा रहे हो,
क्या कोरोनिल ने स्पॉन्सर किया और किया भी था। तो शॉकिंग ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये दो बाबाओं से पंगा ले लिया है और मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि जो गालियां पड़ रही है वो कौन से भक्त की तरफ से आ रही है। तीसरा और आप बोले थे 3 बाबा, तीसरा कौन है? तीसरे तो मैं जगत बाबा बाबा बोलूंगा या फिर क्या बोलूंगा। अच्छा, वो तो रहने जगत बाबा है, दीजिए, जगत बाबा है, रहने वो दीजिए, सबके रहने बाबा दीजिए। जी हैं। हाँ, रहने दीजिए। रहने दीजिए, मैं नहीं बोलना लेकिन आप लोग चाहूंगा। बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हो। हाँ, बहुत धन्यवाद अच्छा। हाँ, थैंक धन्यवाद यू। सबा। बहुत अच्छी और रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाँ। अगर आप भी सबा के तरह सोचते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग अच्छी है, श्रोताओं को मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए न्यूज लॉन्ड्री को, क्योंकि अगर आपको बाबा लोगों से पंगा लेना है तो फिर हम जैसे ही लोग लगेंगे भैया, हम तो ऐड लेते हैं नहीं, हमको तो किसी का लेना देना है नहीं। और मैं यही बोलना चाहता था कि अगर आप सोचिए यही इन्वेस्टिगेशन कोई भी मीडिया कंपनी सालों पहले करती तो क्या आज ये इतने प्रोमिनेंट पोजीशन तक पहुंच पाते थे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमको सबको पूछना चाहिए और हमको खुद को भी पूछना चाहिए कि अगर बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज है जिनके पास सब रिसोर्सेज है, हजारों एम्प्लॉयज है, सब कुछ है उनके पास, इन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन करके नहीं किया, पर हमारे साथी प्रतीक गोयल ने, अकेले आदमी ने 5 महीने के लिए इनका पीछे Fantastic, लगा हाँ, के कर दिया। तो बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं हम कि आपके खर्च पर आजाद है खबरें, तो प्लीज न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे काम को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं रिकमेंडेशन ग्राउंड के लिए। पहले हम रिकमेंडेशन चाहेंगे शार्दुल से। शार्दुल, ठीक है, देखिए मैं 3 रिपोर्ट रिकमेंड करूंगा। पहली न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर पब्लिश हुई है कल ही, वो अंग्रेजी में भी अवेलेबल है, आप जैसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सुहास मुंशी ने रिपोर्ट की है कि काफी लंबी रिपोर्ट है, और बस्तर में शांति के लिए आदिवासियों में एक पद यात्रा निकाली गई थी, शांति यात्रा। उन्होंने मॉडल बनाया था गांधी जी के नमक यात्रा का। तो उसमें वो 11 दिन तक उनके साथ चले और उन्होंने देखा क्या क्या हो रहा था, और बहुत कॉन्टेक्स्ट है, वो बहुत से लोगों से मिले, जरूर पढ़िए। वो इलाके की दंडकारण्य वन जो इधर आंध्र प्रदेश से लेके बंगाल और बिहार के किनारों तक फैले हुए हैं, आप वहां पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस लड़ाई की उसको समझने के लिए उसे जरूर पढ़ें। दूसरा, दीक्षा हमारी सहकर्मी है, उन्होंने एक रिपोर्ट की है यही लक्षद्वीप के ऊपर कि कैसे वहां पे फ्री प्रेस, जो वहां पे इकलौता मीडिया संस्थान था, उस पर लगभग रोक लगा दी गई है इन एडमिनिस्ट्रेटर के जो रिफॉर्म हुए हैं उनसे। अच्छा, हाँ, तो दीक्षा ने रिपोर्ट की है फ्री प्रेस इज द कैजुअलिटी एज लक्षद्वीप बीजेपी एडमिनिस्ट्रेटर रिप्स अप द रूल बुक। और तीसरा मेरा पेट पीव, सभी श्रोता जो रेगुलर सुनते हैं उन्हें पता होगा, पर्यावरण, लेकिन उससे एक थोड़ी अलग तरह की। मेक्सिको में एक बिल्कुल नए तरह के डायनासोर के फॉसिल मिले हैं, करीब 7.5 करोड़ साल पुराने, और ये कयास लगाया जा रहा है, अभी स्टडी होगा उसको, कि he had some kind of ability to talk probably। ये मैंने भी पढ़ा, ये मुझे इतना Yeah। बहुत ही फैसिनेटिंग है। हाँ, बोलिए। तो वो डायनासोर शायद बात कर सकता था। तो वो DW वाली रिपोर्ट, मैं DW हिंदी पढ़ता रहता हूँ, तो उसकी रिपोर्ट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम बहुत कुछ अपने आप को समझ के, ये मैं बार बार कहता हूँ बात, इंसान बहुत कुछ समझता है, हम इस नेचर का केवल एक पार्ट हैं। और अगर कोई गेम ऑफ थ्रोन्स देखता था तो उसे याद होगा कि वो अपनी लड़ाई में बिजी थे, असली लड़ाई बियॉन्ड द वॉल आ रही थी। वो लड़ाई क्लाइमेट की है, उस पे से नजर मत हटाइए, बहुत बुरा समय आ रहा है। बिल्कुल। सबा, आपके रिकमेंडेशंस? मैं आपका वो ईशा योगा सेंटर वो वाला पीस रेकमेंड करती हूँ जी जर्नलिज्म में। जी। आप शो में, टीवी शो में मैंने एक शो देखा कॉल्ड डर्टी मनी। आपने कभी देखा है? अरे बहुत बहुत अच्छा शो है वो, मैंने देखा वो। हाँ, तो वो मैंने रिसेंटली देखा। और जस्ट टू इलैबोरेट, नेटफ्लिक्स में है, और इस तरह से वो एक्सपोज करते हैं। सबसे पहले एक अमेरिकन बैंक, वेल्स फार्गो, उसके बाद एपिसोड 2 था मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नजीब के ऊपर, जो मलेशिया का जो एक बहुत बड़ा उनका एक फाइनेंशियल स्कैंडल था, वो पूरा इलैबोरेट करके, और वो बहुत एजुकेटिव है हमारे जैसे मुल्क के लिए, उस तरह का। और तीसरा था जैरेड कुशनर, जो डोनाल्ड ट्रम्प के सन इन लॉ हैं। उन्होंने जिस तरह से हाउसिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा करप्शन किया यूएस में। तो ये सब एक डर्टी, और ये 3 मैंने एपिसोड्स देखे हैं। डर्टी मनी सीरीज है नेटफ्लिक्स में, तो मुझे बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत रिच, वेरी वेल रिसर्च, वेरी इंटरेस्टिंग बहुत लगी।
यही। और बाकी तो मैं बहुत हैवी रीडिंग कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब हम ये जो बात कर रहे थे और मैं अपना रिकमेंडेशंस खोल ही रहा था तो ट्विटर खुल गया और वहां पे अभी पता है क्या ट्रेंड हो रहा है? क्या? IMA एक्सपोज्ड। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि अभी जो आप बीजेपी के सही बोल रहे हरियाणा हैं। के इधर उधर के लोग बड़े बड़े अकाउंट्स है वो ट्वीट कर रहे हैं कि हम बाबा रामदेव के साथ है। इसका बिल्कुल मतलब है कि वो जो अटैक कर रहे हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स के अगेंस्ट, ये बीजेपी अब एक्टिवली प्रमोट कर रहा है। तो आप सोचिए कि कैसे हम हालत पे पहुंच गए कि जो गवर्निंग पार्टी है उसके लोग अब एंटी साइंस इस हद तक पहुंच गए कि हाँ। लोगों हाँ, को बिल्कुल, मरवाएंगे बिल्कुल। ये लोग बेसिकली। नहीं हाँ, विज्ञान मेघनाद, विरोधी शुरू से हैं। मेघनाद, मैं भी विड्रॉ करूंगी। जब आपने सवाल पूछा था मैंने कहा हाँ डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन नहीं है। जी शार्दुल जी जी। वगैरह हम लोग जैसे बातचीत में तो हाँ हाँ उन्होंने हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल एंटी साइंस तो है ये लोग। और बाबा रामदेव आप जानते हैं कि उनको परसीव किया जाता है कि वो ओबीसी भी है ना। तो आप मुझसे एक शर्त ले लीजिए कि ना तो समाजवादी पार्टी, अगर ये पॉलिटिकल मुद्दा होता तो ना तो वो कभी, क्योंकि जब मैं मिली थी उनसे, बाबा रामदेव से, लास्ट मीटिंग हुई थी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनके ऑफिस में मैं गई थी मिलने, और बाबा रामदेव और उनकी जो राइट हैंड है एक शख्स, वो वहां उनसे मिलने आए थे। और उन्होंने उनको बहुत सारे जमीन दी थी नोएडा में। कहा जाता है कि वो क्योंकि यादव है शायद रामदेव। हाँ, हाँ, ये सब बातें चलती रहती हैं। लेकिन बाबा रामदेव का पॉलिटिकल उनका हाथ, आप जब वो अन्ना मूवमेंट शुरू हुआ था, बिल्कुल उन्होंने पूरा मोमेंटम दिया था शुरू में उनके लोगों में, तो उनका क्लाउड है जरूर। हाँ, काफी क्लाउड है उनका। मैं मेघनाथ, तुमने हाँ? एक बात बोली, हम सॉरी पर मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। एक तो ये इतनी दिक्कत है ना एंटी साइंस वाली इनसे। अब मुझे जो थोड़ी सी बात लगी ये एलोपैथी वाली जो बात है, आई मीन हिंदुस्तान में लोग ये भी नहीं जानते कि एलोपैथी तो ऐसा सच कुछ है भी नहीं है, तो केवल एक नाम यहाँ पे हमने दे रखा है। आई मीन इट्स सच अ, ये प्रॉपर मेडिसिन। तुम वो फन फैक्ट बोलने वाले हो या मैं बोलूं? अच्छा तुम्हें पता है तो तुम बताइए। बोल लो, तो आप बोल दीजिए। नहीं, एलोपैथी मैं समझी नहीं। एलोपैथी हाँ, मतलब मेघनाथ तो बताएगा। सबा इसका ये वर्ड के बिहाइंड हिस्ट्री ये है कि जो आदमी ने हरमन हर्ष जो है, जिन्होंने होम्योपैथी इन्वेंट किया है, जी। उन्होंने जो वर्ड है वो एलोपैथी भी इन्वेंट किया, क्योंकि उसके पहले सब कुछ मेडिसिन बोला जाता था। तो एलोपैथी ऐसा कोई था ही नहीं। मेडिसिन जो था वो लोग कहते थे कि साइंटिफिक रिसर्च के बाद, जो ट्रायल्स करने के बाद जो मेडिसिन डेवलप होते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो प्रोड्यूस करते हैं, उसको मॉडर्न मेडिसिन को ही मेडिसिन बोला जाता था। हाँ, वो स्टडी ऑफ मेडिसिन है, चिकित्सा विज्ञान, वो अलग से कुछ एलोपैथी नहीं है। उसने होम्योपैथी से डिफर करने के लिए उसको एलोपैथी बोलना शुरू किया था। अच्छा, मजे की बात ये, होम्योपैथी को डिबंक हुए सालों साल बीत गए हैं। बिल्कुल स्यूडो साइंस है वो तो। मैं हाँ। होम्योपैथी की बहुत एक्चुअली वेरी सैड स्टोरी मैं आपको बता दूं बोल दो कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि मेरे फादर हॉस्पिटल में थे और वो हमेशा से काफी मतलब ही इज अ वेरी कलरफुल कैरेक्टर। वो हर चीज में विश्वास करते हैं। उनके पास एक कॉल पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, डॉक्टर अमर सिंह। तो वो निकले हॉस्पिटल से, घर गए, उन्होंने कहा अमर सिंह की गोली भी खा लेते हैं, उसमें कोई नुकसान होता नहीं। उन्होंने फोन, और डॉक्टर अमर सिंह की हम बहुत बड़ी प्रैक्टिस, हमेशा वहां भीड़ रहती है, और मैं तो कभी विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने फोन किया, कहा डॉक्टर जी से बात कराओ। तो उन्होंने साइलेंस और बोला डॉक्टर अमर सिंह गुजर गए कोरोना से। कैन यू बिलीव इट? हाँ, the homeopath and quite a well known, you see he died from corona. So वी आर प्राउड नर्ड्स हियर। आज मेघनाथ और मैं यहाँ पर हैं, साइंस नर्ड्स। साइंस नर्ड्स। तो मैं अपने रिकमेंडेशंस दे देता हूँ। मेरे रिकमेंडेशंस, एक तो मैंने एक स्क्रोल में रिपोर्ट पढ़ा कि सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, जहां पर मैं भी गया था, वहां पर मैंने पूछा भी था कि किसी को कोविड हुआ है क्या भैया यहाँ पे, तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। तो अभी स्क्रोल ने एक रिपोर्ट किया है कि 3 वर्कर्स वहां पर इन्फेक्ट हुए हैं, और अभी पता नहीं है और कितने लोग वहां पर संक्रमित हुए अभी तक। तो वो एक विजेता लालवानी ने एक रिपोर्ट किया है, वो जरूर पढ़िए। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, मैं एक कोरियन ड्रामा देख रहा हूँ, विंसेंजो। वो एक विंचेंजो, वो प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड। नेटफ्लिक्स पे ये मतलब बिल्कुल सभा एकदम अब्बास मस्तान ने अगर कोरियन ड्रामा बनाया ना तो यही होगा। अच्छा, ओके। बहुत ही मजेदार शो है वो।
मैं थोड़ा सा रेकमेंड करूंगा। एक और गेम रेकमेंड करना चाहूंगा। मैं लास्ट टाइम भी बहुत ही एक्साइटेडली रेकमेंडेशन दे दिया था मैंने, और अब मैं फिर से रेकमेंड करूंगा, बायोम्यूटेंट। मैंने गेम ले लिया है, खेला है, लोग उसको गाली दे रहे हैं पर मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये what is this gaming kind of thing? हाँ, yes, गेम है। बायोम्यूटेंट खाली है यार, बायोम्यूटेंट खाली है, कुछ है तो है नहीं वर्ल्ड में। मेरे पास डेमो आया था। सभा के इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मुझे तो कभी पता ही नहीं है कैसे होता है, क्या हम गेमिंग गीक भी हैं सभा, हम गेमिंग गीक भी हैं। नहीं, I don't understand all this. But मुझे एक शो I wanted to forget which I'm loving thoroughly, Disney Hotstar पे है, it's got this Kate Winslet, it's called The Mayor of Eastwood. अरे हाँ, ये बहुत अच्छा, बहुत उसके लिए लास्ट एपिसोड अब मंडे को आएगी हिंदुस्तान की टाइमिंग में। बहुत मजे, बहुत ही डेंस मर्डर मिस्ट्री डिटेक्टिव वुमन, अच्छा था। 7 एपिसोड, 8 हो जाएंगी, 8 बिल्कुल खत्म। उस तरह का शॉर्ट ड्यूरेशन सीरीज मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल, मेयर ऑफ ईस्टवुड ऑन डिज्नी हॉटस्टार, आई रियली लाइक्ड इट। एक और मेरा आखिरी रिकमेंडेशन है, जो कि एक ऐप है, और मैं ऐप पता नहीं वो कैसे, अब थोड़ा सा शायद कॉन्वर्सेशन फिर से शुरू हो जाएगा। मैं क्लब हाउस रेकमेंड करना चाहूंगा। तो मैंने क्लब हाउस में I don't know what to do with it. I am there. हाँ, मैंने फॉलो किया सभा आपको उधर, मैंने देखा कि सभा इज ऑन क्लब हाउस, मैंने फॉलो कर लिया आपको। So let's do a trial. I don't know how to use it. You know? मैं आपके साथ एक रूम शुरू करूंगा और आपको पिंग करूंगा, और फिर हम करते हैं एक रूम। We'll do something. तहलका मचाते हैं थोड़ा सा। Yeah, I know we didn't talk about that. हाँ, लेकिन वो एक्चुअली एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अभी खुल गया है, तो मैंने पिछले फ्राइडे को ज्वाइन किया, और काफी एडिक्टिव ऐप है एक्चुअली, क्योंकि एकदम ऐसे रैंडम कन्वर्सेशन शुरू रहते हैं लोगों के बीच में। आप बस रूम में जंप कीजिए और फिर कॉन्वर्सेशन सुनना चालू कीजिए। तो मैंने काफी रूम्स अटेंड किए। एक तो पॉलिटिकल रूम्स तो है ही, राइट विंग के लेफ्ट विंग के, वो झगड़ा तो चलता ही रहता है, पर मैं उस पे ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं करता हूँ। पर इंटरेस्टिंग जो रूम्स है वो है टेक न्यूज के, और यूएफओस के बारे में एक कुछ क्लब्स है, वो मैं अटेंड करता हूँ। फिर फिलोसफी वो भी अटेंड करता हूँ। So it sounds good, huh? हाँ, तो सबा एक टिप आपके लिए और श्रोताओं के लिए, अगर आप क्लब हाउस यूज करें तो जितने ज्यादा लोगों को आप फॉलो कर सकते हो उनको कीजिए, ताकि आपके ऐप में आपको वो जो रूम्स में बैठे हुए हैं वो दिखने लगे। तो आपके जो फेवरेट लोग होंगे ना सबा, उनको तो फॉलो कीजिए ही, पर बहुत सारे रैंडम लोगों को भी फॉलो करना शुरू कीजिए। तो आप एक आध रूम में जाएंगे, वहां पर आपको कोई लगा कि अरे ये इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, तो जरूर फॉलो कर दीजिए। तो ऐसे कर करके मैंने थोड़ा सा अपना नेटवर्क बढ़ाया है, और मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो ऐप पे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे, आपको भी आई थिंक सबा पता होगा कि इवेंट्स अटेंड करना मुझे इतना अच्छा लगता था, क्योंकि इतने लोगों से मुलाकात होती थी, रैंडम लोगों से। वो 1-2 साल से अब हो नहीं पा रहा है, पर बिल्कुल बहुत ही सफोकेटिंग दौर हम लोग फंसे हुए हैं। क्लब हाउस एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सक्यूज भी है वो करने का, कि आप कोई भी रैंडम रूम में जाइए, वहां पर स्पीकर बन जाइए और लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कीजिए। काफी लोग मिले हैं नए जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका फॉर्मेट क्या है जो लोग स्टार्ट करेंगे? नहीं, वो मैं समझ गई, लेकिन वो आई हैव नॉट अंडरस्टूड कि एनीवन कैन स्टार्ट स्पीकिंग देयर। हाँ, तो मतलब ऐसा होता है कि आप एक रूम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई और करते हैं। आप वो रूम में जाते हैं तो पहले आप ऑडियंस में होते हैं, फिर अगर जो मॉडरेटर है वो रूम के, वो अगर आपको इनवाइट करते हैं, या फिर आप भी हैंड रेज कर सकते हैं, तो वो आपको इनवाइट करते हैं स्टेज पे, और फिर आप भी बात कर सकते हैं वहां पे। तो रूम की कैपेसिटी मैंने सबसे ज्यादा बड़ी जो रूम देखी है वो तो कुछ 7,000 लोग थे वहां पे। वो तो क्लब हाउस वालों ने ही की थी, बट यूजुअली रूम का साइज 350 से 500 के बीच में होता है। और मतलब छोटे छोटे भी रूम होते हैं, कुछ लोग ऐसे 20-20 लोगों के भी रूम्स होते हैं, जहाँ पर लोग बस बकवास कर रहे हैं, या फिर जोक्स बता रहे हैं, या फिर गाना गा रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है। Let's do चर्चा फर्स्ट। हाँ, तो अभी चर्चा फिनिश करते हैं। मुझे पता था ये थोड़ा सा स्पार्क होगा, पर मैं ये रिकमेंडेशन देना ही चाहता था। एक श्रोताओं को मैं और एक बोलना चाहूंगा कि आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आइए, और हमारे लिए आप लेटर्स छोड़िए, चर्चा के लिए लेटर्स छोड़िए, हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और एक और छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज सेफ रहिए। अभी भी पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, रिलैक्स मत होइए, मास्क पहनिए, और प्लीज सैनिटाइज कीजिए, और जितना हो सके बाहर मत निकलिए।
थैंक यू। मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि इस शनिवार शाम को 7:30 पर 7:30 बजे न्यूज लॉन्ड्री हिंदी की पूरी टीम YouTube लाइव पर रहेगी। तो अगर आप हमसे कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या केवल बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप जरूर आएं। थैंक यू। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।